तो जब मैंने उनके जुबान से सुना और मैं भी बड़ा होने लगा था, तो मुझे लगा कि फिर मुझे 11th-12th वहीं से करना चाहिए। तो मैंने 11th-12th फिर लातेहार नवोदय में, वहाँ से मैंने क्रॉस किया और वहीं से मैंने आगे करियर की तैयारी। हायर सेकेंडरी तक की पढ़ाई आपकी नवोदय में हुई है और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हुई है। हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो 12th में क्या सब्जेक्ट था आपके पास? 12th में सर मेरे पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ भी था। मैथ भी था? मैं पूरे संभाग का, पटना संभाग था हमारा, मैं संभाग का इकलौता स्टूडेंट था जिसकी वजह से 2 एग्ज़ाम होते थे, क्योंकि मेरे पास मैथ और बायो दोनों हुआ करते थे। हाँ, मैथ लेने का मतलब इंजीनियर बनना है, बायोलॉजी लेने का मतलब डॉक्टर बनना है। तो आप क्या बनना चाहते थे? मैं बनना चाहता था सर डॉक्टर, और मेरे पिताजी इंजीनियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि उस समय इंजीनियरिंग का बड़ा क्रेज था। मतलब पिताजी डॉक्टर तो इसलिए आपने मैथ ले लिया, और आप बनना चाहते हो डॉक्टर तो आपने बायोलॉजी ले लिया। बायोलॉजी ले लिया। वाह, व्हाट अ ग्रेट स्टोरी डियर। मजा आ गया, बड़ी अब गजब स्टोरी है। हमने सोचा कि उनकी भी बात रह जाए और हमारा भी जो सपना है, क्योंकि मेडिकल पढ़ाई में बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं, और मेरा जिद था अंदर से मुझे डॉक्टर बनना है, और पिताजी का था कि नहीं भाई इसको इंजीनियर बनाना है। तो मैंने इसीलिए 11th-12th में दोनों ही ले लिया। तो डॉक्टर बनने के लिए एक एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, CPMT PMT, प्री मेडिकल टेस्ट वो जो होते हैं, तो उसे क्वालिफाई किया आपने? हाँ, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्वालिफाई किया था। फर्स्ट अटेम्प्ट में? 12 के बाद विदाउट एनी प्रिपरेशन, विदाउट एनी तैयारी, मैंने PMT के एग्ज़ाम ये जो कोटा में आजकल कोचिंग होती है, बहुत सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट की हैं। ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी। क्या ब्रिलियंट! मैं नवोदय में ही तैयारी किया था और वहीं से मैंने क्वालिफाई किया। नवोदय का बच्चा 12th क्लास के बाद CPMT PMT में सेलेक्ट होकर डॉक्टर बन जाए पहले अटेम्प्ट में, सर ये अपने आप में मेरे हिसाब से रिकॉर्ड है। बहुत ही कम बच्चे, मतलब ना के बराबर बच्चे देश में ऐसा कर पाते हैं, और जो कमाल आपने किया। हमारे पास सर एक्चुअल ऑप्शन नहीं था ना कि हम बाहर तैयारी कर सकें, तो हमें लगा था कि जो है बस इसी में करना है। कमाल कर दिया। पर आपने फिर कहाँ पर एडमिशन मिला आपको? फिर वहाँ से सर मेरे पास 2-3 कॉलेज मिले थे, मैंने एडमिशन लिया BHU के अंदर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। क्या कह रहे हैं आप? PHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में एडमिशन का मतलब है, इसका मतलब आपने उस टेस्ट में भी टॉप किया है? मैं 3 टेस्ट में निकाला था। एक तो हमारा सेंट्रल होता था, वो टेस्ट थी। दूसरा हमारा होता था जिसमें RMCH मिलता था, और तीसरा था BHU का। ये तीनों टेस्ट मैंने क्वालिफाई किया। BHU में एडमिशन मिलना तो अपने आप में ड्रीम है। और वो भी सर BHU इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि BHU में जो पढ़ाई होता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, वहाँ ज़्यादा पैसे नहीं लगते। वो भी आपने फ्री में पढ़ने के लिए सिलेक्ट? हाँ, मतलब पढ़ाई कम होते हैं बाकी के बनिस्पत, वहाँ बहुत कम खर्चे हैं। BHU हमें ड्रीम है बच्चों का कि हम वहाँ के इंजीनियर बने, यहाँ के डॉक्टर बने, क्योंकि BHU के डॉक्टर बन के लोग सीधा US जाते हैं। BHU के सी आज इंडिया नहीं, इंडिया के जितने वर्ल्ड के टॉपर रैंक्स हैं, चाहे वो इंजीनियर के, साइंटिस्ट के, डॉक्टर के, BHU स्टूडेंट बैठा हुआ है। जी। वहाँ अपने एडमिशन हो गया। भाई आप वाकई में ब्रिलियंट ब्रिलियंट थे, ब्रिलियंट छात्र थे। फिर ये अचानक डॉक्टर बन गए आप, MBBS BHU में एडमिशन हो गया, जहाँ की मोहर लगी तो मेरे हिसाब से करोड़पति अरबपति, पैसे की बात करूँ, नाम सम्मान पहचान इस देश में हर जगह। फिर ये डायरेक्ट सेलिंग कैसे है आपकी ज़िंदगी में? एक्चुअल सर मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मेरे लाइफ में ना परमात्मा ने दिया, क्योंकि कहीं मैंने सुना था कि डेस्टिनी आपको आपके जीवन में जहाँ पहुँचाना चाहती है, आपको घुमा के वहीं ले आती है। तो ऐसे ही मेरे साथ हुआ था। मतलब मैं BHU में एडमिशन लेने जा रहा था, और मैं अपने रिलेटिव्स के यहाँ रुका था, तो वहीं एक अनजान इंसान के माध्यम से मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का प्लान देखने का मौका मिला। ना मुझे इंडस्ट्री के बारे में कुछ जानकारी थी, ना मुझे ऐसा था कि मैं करूँगा, ऐसा कुछ भी पता नहीं था। डॉक्टर बना हुआ बच्चा, MBBS करा और हुआ मैं बच्चा, अंदर से ईगो में भरा हुआ था, भाई डॉक्टर बनने वाले हैं। वो भी BHU के। तो उसने मुझे प्लान समझा दिया, और उसने बताया कि कोई प्रोडक्ट वोडक्ट कुछ भी नहीं बेचना होता है, बस जोड़ना होता है, तो जोड़ लोगे तो पैसे आ जाएगी। अब इसकी वजह, एग्जैक्ट वजह जो है वो मैं अभी बताता हूँ। एग्जैक्ट इसकी वजह क्या थी कि जैसे मुझे ऐसा लगा कि जब मैं एडमिशन करवाऊँगा तो मुझे पैसे तो कमाने पड़ेंगे, किताब खरीदने के लिए, एंट्रेंस के लिए, और प्रैक्टिकल बहुत सारे महंगे वहाँ पे परचेज़ करने होते हैं, बुक्स वगैरह। तो मैं सोचा कि आइदर मैं एडमिशन के बाद पार्ट टाइम में कोचिंग पढ़ाऊँगा। तो जब ये इंडस्ट्री मेरी लाइफ में आया तो मैंने ऐसी सोच के ज्वाइन कर लिया था कि पार्ट टाइम में जो मैं कोचिंग पढ़ाऊँगा, महीने में 2-4 लोगों को जोड़ दूंगा तो 5,000 आ जाएंगे, तो मेरी पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। मतलब डॉक्टरी की पढ़ाई को करने के लिए जो आपको एक्सपेंसेस चाहिए थे, हाँ, वो आपके डायरेक्ट सेलिंग से निकल जाए, इसलिए आप बस डायरेक्ट बस सेलिंग। उद्देश्य उस समय यही था। उस समय यही उद्देश्य उस था। समय वही था। तो आपका वो उद्देश्य पूरा हुआ कि साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा इनकम और साथ साथ पढ़ाई
दोनों काम कर लिया आपने ठीक से? एक्चुअल फर्स्ट ईयर में सर ऐसा हुआ कि फर्स्ट ईयर में इतना प्रेशर था कि ना मैं इधर कर पा रहा था ना मैं उधर कर पा रहा था, ऐसी सिचुएशन बन गई थी। फिर धीरे धीरे इंडस्ट्री समझ में आने लगी, और इस इंडस्ट्री में क्या हुआ कि मैं एक शो में चला गया मेरठ के अंदर। और वहाँ मैंने जब शो देखा, छुट्टी में गया था, तो वहाँ मैंने देखा कि एक ऐसी बंदा आर्मी का आया हुआ था और उसको वो जो इज्जत मान सम्मान ऐसा मिल रहा था, तो मैंने देखा तो मेरा फ्यूज़ उड़ गया। मैं बोला यार मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ, इतनी बड़ी इज्जत रिस्पेक्ट मान सम्मान क्या है, हमें तो नहीं मिलता। और ये एक आर्मी के पर्सन है, इनको रिसीव करने के लिए मैंने देखा 150-200 लोग आए हैं, मैं उनके पास जाके फ़ोटो तक नहीं खिंचवा पाया। तो वो एक ऐसा मोमेंट था जिसने मतलब थोड़ा सा मुझे इस इंडस्ट्री के प्रति ज़्यादा जो मेरी जो झुकाव थी उसको बढ़ाया इस इंडस्ट्री के प्रति। और वो समय फिर ऐसा आया कि फिर मैं कभी इधर खींचा जा रहा था, कभी इधर खींचा जा रहा था। ऐसा लग पढ़ाई में बिजी होता तो इंडस्ट्री छूट रही थी, और इंडस्ट्री में आता तो ये पढ़ाई छूट रही थी। हाँ, ऐसी सिचुएशन उस समय मैंने फेस करना शुरू कर दिया था फर्स्ट ईयर के अंदर। ये सेकंड ईयर? फिर सेकेंड ईयर में तो कंडीशन ऐसा बन गया कि मेरा डायरेक्ट सेलिंग के प्रति झुकाव ज़्यादा होने लगा। और उसकी एक और दूसरी वजह बनी कि पार्ट टाइम में ही काम करने से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने मेरे साथ करियर लगा दिया। कई मेरे फ्रेंड थे मेचू के अंदर, अलग संभाग के फ्रेंड थे, उन लोगों को मैंने बिजनेस के अंदर ले आया, और उन्होंने मेरे से सवाल पूछा कि यार क्या वाकई में इसमें करियर है? तो मैंने जो जोश में बोल दिया हाँ जी बहुत बड़ा करियर। वो पढ़ाई छोड़ के आ गए। कई ऐसे लोग थे जो आर्मी में जॉब करते थे, उन्होंने मेरे से बोला कि क्या इसमें करियर है? तो मैंने बोला हाँ करियर है। तो वो सरकारी नौकरी छोड़ के आ गए मेरे कहने पे। तो ये एक ऐसा पॉइंट था जिसने मतलब मुझे ये सोचने के लिए मजबूर किया कि अब एक तो हम खुद की करियर देखें, या ये इतने सारे लोगों की गलती से जो मैंने करियर लगवा दी है। क्योंकि दैट टाइम मैं इंडस्ट्री के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता था, बहुत गहराई भी नहीं जानता। दूसरा साल था आपका? हाँ, तो सेकेंड ईयर में, और बहुत इसको डीपली मेरे पास नॉलेज नहीं थी, मैं सीख रहा था दैट टाइम। लेकिन जब लोगों ने, इतने सारे लोगों ने करियर लगा दिया, तब मुझे एक चीज़ महसूस हुआ कि शायद ऊपर वाले ने मेरी नियति कुछ और लिखी है। उन लोगों की वजह फिर मैं इधर फोकस करना शुरू किया इस इंडस्ट्री के अंदर। डॉक्टर की पढ़ाई कम, हाँ, डायरेक्ट इधर सेलिंग ज्यादा? इधर इधर फोकस करना। डॉक्टर की पढ़ाई चल रही थी या बिल्कुल बंद हो चुकी थी? चल रही थी, बट सेकेंड ईयर में फिर मुझे स्विच करना पड़ा। तीसरा साल? सेकेंड ईयर में ही स्विच करना पड़ा। सेकंड ईयर में आपने बीएचयू की मिली हुई एमबीबीएस की डिग्री छोड़ के डायरेक्ट सेलिंग में कैरियर लगा दिया? हाँ, डायरेक्ट सेलिंग में करियर लगा दिया। और चूंकि मेरे घर वालों को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए मैंने वहाँ पे फिर ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया कि मैं पीजी डॉक्टरेट कर लूँगा, ताकि घर वालों को पता नहीं चलेगा। मैंने घर वालों को बताया भी नहीं। अच्छा, मेरे पिताजी जब आते थे मिलने तो सोचते थे 5 साल में बेटा एमबीबीएस करेगा, और मैं डायरेक्ट सेलिंग की तरफ शिफ्ट हो गया। मैं डायरेक्ट सेलिंग को ध्यान देने लगा, सीखना शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिए। ऐसी ही कहानी थी ये शुरुआती दौर। शुरू में तो बड़ी प्रॉब्लम आई होगी, नया फील्ड, नए तौर तरीके डायरेक्ट सेलिंग के, तो नए सब्जेक्ट्स, जो तो आप ब्रिलियंट स्टूडेंट थे तो जल्दी ग्रैब कर गए होगे आप? नहीं, मुझे बहुत दिक्कत हुई सर। डायरेक्ट सेलिंग को एक्सेप्ट करने में मुझे 2 साल लग गए। और हाल की मैंने कैरियर लगाई थी, फिर भी ये इंडस्ट्री मुझे एक्सेप्ट करने में बड़ा टाइम लगा। क्योंकि मैंने कैरियर कुछ और चूज़ किया था, मैं वो पढ़ाई कर रहा था। बट जब यहाँ इस इंडस्ट्री को देखा तो हमने तो सुपरफिशियल देखा था, इंटरनली देखा नहीं था। तो मैंने अपनी कैरियर स्विच तो कर ली थी, बट जब आने के बाद इसमें प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, दिक्कत आनी शुरू हुई। अच्छा, मैं एक ऐसा लीडर था जो विदाउट अप्लाइन काम कर रहा था। मुझे मेरा अप्लाइन 4 साल बाद मिला डायरेक्ट सेलिंग में। कैसी बात कर रहे हो आप? आपका अप्लाइन नहीं था कोई? ना, कोई अप्लाई नहीं था मेरे पास। मेरा अप्लाइन 4 साल बाद मिला, 2015 में मेरे पास आया। और ऐसे बस फोन वाला अप्लाइन था मेरे पास। तो मतलब जब उसने देखा होगा आप अच्छा बिजनेस दे रहे हो, तब ढूंढा होगा यार हाँ, कौन तब है? ढूंढ के आए थे, तब बिल्कुल ढूंढ के आए थे। उससे पहले सुपरफिशियल मतलब फोन वाले अप्लाइन। आपकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है अमित जी, रियली बता रहा हूँ, रियली बहुत इंटरेस्टेड है। बिना अप्लाइन के काम हो गया 4 साल? हाँ, 4 साल सर, और बहुत स्ट्रगल रहा उसमें। हमारे यहाँ 40 दिन अप्लाइन ना मिले तो डाउनलाइन झंडे लेके खड़ी हो जाती है, अप्लाइन लाओ अप्लाइन लाओ। और आपके यहाँ मतलब 4 साल? अच्छा, फिर बताओ आगे क्या हुआ? तो अच्छा, हमें माइंड में सर यही डाला गया था कि ये बिजनेस अपना है, खुद ही करना होता है, यहाँ सपोर्ट वपोर्ट जैसा कुछ भी होता नहीं है। ऐसा मेरे माइंड में ही था। तो हमने खूब काम किया, दोनों लेग पे बिजनेस किया, दोनों साइड में बिजनेस को डेवलप किया। और चूँकि सीखा नहीं था उस टाइम में, प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, तो हम किताबें पढ़ पढ़ के
ट्रेनिंग लेते थे, कैसेट देख देख के साइबर कैफे में जा जाके हम ट्रेनिंग तैयार करते थे, लोगों को लाते थे, फिर ट्रेनिंग करते थे, सिस्टम रन कराते थे। बट वही आधी अधूरी नॉलेज की वजह से 1-2 साल काम करने के बाद ऐसा लगने लगा कि यार हमने कुछ गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया, ये ऐसा लग रहा है कि अब करियर बनेगा नहीं बनेगा। तो दैट वाज द पॉइंट कि डार्क साइड इस इंडस्ट्री के सामने आनी शुरू हो गई। अच्छा, शुरू में उतनी चीज़ें पता नहीं चलती, क्या कंपनी है, क्या होना चाहिए, कौन कौन से फैक्टर्स जोर लगा के आगे निकालते हैं। लेकिन जब कुछ दिन काम किया तो वो चीज़ें सामने निकल के आने लगी थी। तो सफलता मिली आपको वहाँ पर? शुरुआती दौर में सर अगर हम बताएं तो शुरुआत के 4-5 साल मुझे डायरेक्ट सेलिंग में कोई सक्सेस नहीं था। इसलिए नहीं था क्योंकि अगर मैं अपनी प्रेजेंट करियर को जो 5 साल बाद मैं कमाने वाला था, अगर मैं उसको कंपैरिजन करके देखता तो मैंने वहाँ पे कुछ खासे पैसे नहीं कमाए। कितने पैसे कमाए थे 4-5 साल में? 4-5 साल में सर 15-16 लाख कमाए होंगे मेरे ख्याल से। 15-16 लाख? हाँ, मात्र और 5 साल में डॉक्टरी का कैरियर बन जाता, बन जाता। हाँ। पता नहीं कहाँ से कहाँ होते। चलो वो तो डेस्टिनी डिसाइडेड है। अमित जी, 5 साल में आपको सफलता नहीं मिली तो क्या लगा आपको, क्यों नहीं मिली, कहाँ कमी लगी आपको? कुछ समझ पाए थे जब तक कुछ थोड़ा बहुत? हाँ, हम समझना शुरू कर चुके थे सर, क्योंकि मेरी एक आदत थी। डायरेक्ट सेलिंग में लोग बोलते हैं कि दिमाग मत लगाओ, और मेरी खोपड़ी जस्ट उल्टी है। क्योंकि मेरा कोई ऐसा अपलाइन खड़ा होके हाथ पकड़े खींचने वाला था नहीं, तो मैं दिमाग लगा कर ही बिजनेस किया हूँ। मुझे 3-4 कारण उस समय में समझ में आए थे। सबसे पहला कारण तो था मेरा एजुकेशन, क्योंकि मुझे इंडस्ट्री का प्रॉपर नॉलेज नहीं था जैसे काम करना चाहिए। तो जब जैसे काम करना चाहिए वो नॉलेज नहीं होगा, तो फिर जाहिर सी बात है कि हम प्रॉपर वे में काम नहीं करेंगे तो उतनी सक्सेस नहीं आएगी। फिर बाद में जब हमने अपने एजुकेशन को अपग्रेड किया, 2 साल 3 साल बाद जब अपने एजुकेशन को अपग्रेड किया और उसके बाद भी सक्सेस नहीं आई, तो फिर मुझे समझ में आया कि आज की डेट में सक्सेसफुल होने के लिए आपकी मेहनत, आपकी एजुकेशन से ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपका प्लेटफॉर्म। अगर आपका प्लेटफॉर्म मजबूत होगा, आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी, तो वहाँ अगर आप वर्क करोगे, वहाँ अगर आप हार्ड वर्क करोगे तो वहाँ पे सक्सेस आएगी। तो 5 साल डायरेक्ट सेलिंग को दिए, 5 साल में आप एक सफल डॉक्टर बन जाते। 5 साल में आपको सफलता नहीं मिली। एक बीएचयू का स्टूडेंट जिसका एमबीबीएस में एडमिशन हो चुका था, क्या उस दिन उसको पश्चाताप हो रहा था, काश वो डॉक्टर बन गया होता, काश मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी होती? बिल्कुल हो रहा सर। और कई बार तो ऐसे होते थे कि रात को नींद नहीं आती थी, लगता था कि यार बहुत मतलब लाइफ का बहुत गलत डिसीजन ले लिया। कई बार ऐसा लगता था कि शायद कोई ऐसा मौका होता कि मैं टर्न बैक कर जाता, तो मैं टर्न बैक करके वापस उस गलती को सुधार लेता जो मैंने किया था। लेकिन यहाँ 2 चीज़ें थी, एक तो मेरी पर्सनल करियर का पश्चाताप था मेरे सामने, और दूसरा उन लोगों की आँखों में आशाएं थी जिनका करियर मैंने लगाया था। जो बीएचयू के बच्चे थे जिनको आप हाँ, फुल टाइम लेके आ गए? जिनको मैं फुल टाइम लेके आ गया था। बीएचयू के बच्चे थे, नौकरी पेशे वाले बहुत सारे लोग थे। तो जब मैं अपना करियर देखता और फिर उनकी आंखों में देखता, तो फिर ताकत मिलती थी उनको देखने के बाद कि भाई आखिर इंडस्ट्री में लोग आगे बढ़ते होंगे और हम और हमारे लोग नहीं आगे बढ़ रहे हैं, तो आखिर वजह क्या है। तो वो चीज़ थी जो अंदर से ताकत देती थी फाइट करने की। और हमें ऐसा लगता था कि चूँकि मैं वाराणसी में बिज़नेस कर रहा था और मैं काशी विश्वनाथ का बड़ा भक्त हूँ, तो मुझे ऐसा लगता था कि बाबा कोई ना कोई रास्ता ज़रूर दिखाएगा। मतलब मैदान में खड़े थे, रास्ता नहीं पता था कहाँ चलना, रास्ता असर नहीं पता था। क्या करना है, अब क्या जाना है। मैदान में आके खड़े थे, पीछे लोग खड़े थे जिन्होंने जीवन आपके साथ लगाया, पर यू डोंट नो वेयर टू गो। तो फिर एस्लीपियस वेलनेस कैसे ही अचानक आपकी जिंदगी? जो सर इसकी एक बड़ी अच्छी कहानी है कि मैं जब लगभग 5 साल मुझे हो गए, 11, 12, 13, 14, 15, तो 2015 में मेरे अपलाइन मेरे से मिलने आए, डॉक्टर शिव कुमार सर मेरे से मिलने आए। और जब वो आए तो उन्होंने मुझे बड़ा सिस्टम उस्टम काफ़ी अच्छे से सिखाया। तो 1 साल टाइम मैंने पूरा सीख के किया बिजनेस, मतलब जो उन्होंने बताया मैंने वो किया। और 1 साल में मैं वहाँ पे बहुत अच्छी अर्निंग किया और बहुत अच्छे मेरे टीम के जो लोग थे वो भी ग्रो करने लगे। लेकिन फिर अगेन एक तो था कि मुझे आता नहीं है, तो लगता था यार सीख जाएंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन 1.5 साल जब सीख के किया और उसके बाद भी जो कंडीशन सुधरी नहीं, तो फिर ये एक पॉइंट था कि ये सोचने के लिए मुझे मजबूर कर दिया कि आखिर अपने अंदर गलती थी वो हमने सुधार दिया, फिर क्या वजह है कि हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। फिर बाद में मैंने ये थोड़ा सा एनालाइज किया कि हम जहाँ काम कर रहे थे, जिस संस्था के साथ काम कर रहे थे, वो संस्था में वो ताकत नहीं थी जो हमें आगे बढ़ा सके, वो प्लेटफॉर्म ही कमज़ोर था। और मुझे ऐसा लगता है कि आज हिंदुस्तान के मेरे जैसे 95% स्टूडेंट जो इस इंडस्ट्री में करियर लगा के भटक रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह है अच्छा प्लेटफॉर्म ना मिल पाना। अच्छे प्लेटफॉर्म ना मिल पाने की वजह से
मेहनत करने के बाद भी लोग सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे। और ये मैं पकड़ गया था, क्योंकि जिस कंपनी के साथ हम लोग काम करते थे उस कंपनी के पास ना प्रोडक्ट अच्छे थे, ना पे आउट सिस्टम उतना स्ट्रांग था, साथ ही कंपनी का मैनेजमेंट इस टाइप से था कि वी कैन नॉट एक्सेस टुवर्ड द एडमिन ऑफ द कंपनी। तो ये चीज़ें मुझे गैप समझ में आने लगा धीरे धीरे। अच्छा, जब हम लोग छोटे लेवल पे थे तो हम कभी भी कंपनी के सीनियर लेवल को कभी भी पकड़ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। बट जब 4 साल 5 साल बाद हमारी भी पोजीशन अच्छी हुई, तो जब हम वहाँ तक पहुँचने लगे तो जो पूरी पिक्चर थी वो खुल के आनी शुरू हो गई। क्योंकि पहले एक उम्मीद थी कि सही कर देंगे लोग, लेकिन बाद में वहाँ पहुँचने के बाद पता चला कि ये तो पिछले 20 साल से संस्था ही ऐसी चला रहे हैं लोग। वो तो आपका सही मायने में आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस था, कोई पास्ट में पहले रहा नहीं। एक नया बच्चा, नया यंगस्टर आया, उसको क्या पता कैसे प्रोडक्ट होते हैं, कैसा पे आउट होता है, क्या सिस्टम, उसके लिए तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। 2015 में सर मैं पीजी डॉक्टरेट के लिए एडमिशन ले रहा था। पीजी और डॉक्टरेट साथ में होता है। अच्छा, फिर दोबारा बीएचयू में ले लिया एक्चुअली आपने? तो मैं कर रहा, ग्रेजुएशन साथ में कर रहा था पार्ट टाइम में ना। मैंने जब एमबीबीएस छोड़ा तो मैं ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया। तो 2015 में क्या था कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ मेरा, तो पीजी डॉक्टरेट के लिए मैं एडमिशन लिया, पीजी प्लस डॉक्टरेट, पीएचडी की डिग्री के लिए। तो उस समय मेरा एक तो ऐसा मिजाज हो गया इतने दिन काम करने के बाद कि अब मैं सब छोड़ के पढ़ाई कर लूँ, प्रोफेसर कम से कम बन जाऊँ, ऐसी सिचुएशन थी। फिर मैंने अपलाइन के साथ डिस्कशन किया और जो हमारे लोग थे उनके साथ डिस्कशन किया। तो डिस्कशन में यही समझ में आया कि हम लोग फेल सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमारे पास प्लेटफॉर्म मजबूत नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं सर एक ऐसा डाउनलाइन था जिसने अपलाइन को सामने से जाके बोला था कि सर हम जहाँ काम कर रहे हैं वो सही सिस्टम नहीं है। अच्छा, अगर हमें हमारे लोगों की करियर बनानी है तो कुछ अलग देखना पड़ेगा, नहीं तो हमें आदेश करें हम चलते हैं वापस अपनी पढ़ाई में। ये कंडीशन हमारे पास आई थी उस। आप एनालाइज कर चुके थे, हाँ, एनालाइज सर कर चुके। जज कर चुके थे कि मैं 5 साल में सफल क्यों नहीं हुआ, बिल्कुल। इतना ब्रिलियंट स्टूडेंट होने के बावजूद, जो हमेशा से टॉपर था, और आपने अपने अपलाइन को जाके बोला भैया दूसरी कहीं चलो। फिर क्या हुआ? फिर मेरे अपलाइन ने बोला देखते हैं सुनते हैं, क्योंकि सर भी अच्छे लेवल पे थे वहाँ पे, और मैं बार बार प्रेशर देने लगा। और फिर नियति ऐसी बनी कि फिर हमारी मुलाकात महिपाल सर से हुई सन 2016 में। अच्छा, उसके बाद तो कहानी ही बदल गया। क्या हुआ फिर, बताओ, थोड़ा बताओ। 2016 में सर जब हम लोग ये सिचुएशन बना रहे थे तो क्या था कि महिपाल सर करीब 6 महीना पहले एसलीपीएस वेलनेस के साथ काम करना शुरू कर चुके थे, और सर हमारे अपलाइन हुआ करते थे वहाँ पे। तो हमने सर को उस समय रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि हमें लगा कि हम बिज़नेस अब बढ़िया सीख गए हैं, कर लेंगे। लेकिन वो बोलते हैं कि बाप का कमी तब समझ में आता है जब बेटा अकेले खड़ा हो जाए। तो वो हमें महसूस होना शुरू हो गया था 6 महीने के अंदर कि क्या सही है क्या गलत है। और जब हमने देखा कि हमसे कमज़ोर लोग, जो हमसे कम टैलेंटेड थे, जो हमसे कम अच्छे स्पीकर थे, जिनकी ट्रेनिंग मीटिंग उतनी स्ट्रांग नहीं थी, वो एसलीपीएस में आने के बाद बहुत अच्छा ग्रो करने लगे थे। और हम लोग इतना सब कुछ होने के बाद भी उनके आधे भी नहीं पहुंच रहे थे। तो एक तो होता है कि मैं जहाँ काम कर रहा हूँ वो सही नहीं है, अब दूसरा मैं जहाँ जाने वाला हूँ क्या वो सही है, ये सेकेंड डिसीजन होता है। तो ये जो पॉइंट हमने देखा तो ये पॉइंट ये सोचने के लिए मजबूर किया कि हाँ ये एक रास्ता है, चलो देखते हैं। फिर बैठ के हमने एसलीपीएस वेलनेस का प्लान देखा, और यहाँ पे मैंने 3-4 चीज़ें सर शुरुआती दौर में देखी थी, क्योंकि शुरुआती दौर में हमारी आपसे मुलाकात नहीं हुई थी, सर से ही आए थे। तो मैंने डायरेक्ट सेलिंग की जो 5 चीज़ें होती है उसको देखा था कि कंपनी के प्रोडक्ट कैसे हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता था कि भाई बिजनेस है तो प्रोडक्ट के दम पे ही सही होगा। बात। दूसरा हमने देखा कंपनी का पे आउट सिस्टम कैसा है, और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जिससे मैं सबसे ज़्यादा पीड़ित हुआ, कंपनी का एजुकेशन सिस्टम कैसा है। और ये 3 चीज़ें मुझे अच्छी लगी, तो फिर मुझे लगा कि अगर प्रोडक्ट अच्छा है, पे आउट अच्छा है, एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, अपलाइन दमदार है, तो खुद जोर लगा देंगे तो करियर बन जाएगा। और उस टाइम पे हमने डिसीजन लिया कि हम लोग अब एसलीपीएस वेलनेस के साथ अपने लोगों के साथ करियर बनाएंगे। ये मैंने स्वतः डिसीजन बनाया था, और फिर टीम के साथ हमने डिस्कशन किया। तो अमित दुबे जी, जैसे आपका पिछले 5 साल का पुरानी कंपनी जो भी थी आपकी, उसमें एक बैड एक्सपीरियंस रहा, एक बड़ा फेलियर रहा, एक बना हुआ डॉक्टर आज जीरो हो गया एक तरह से, दोबारा वो कुछ सोच रहा था प्रोफेसर बनने के लिए। तो एसलीपीएस में वो नेगेटिविटी भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत थी। तो बैड एक्सपीरियंस, फेलियर, वो नेगेटिव एक्सपीरियंस लेकर आप एसलीपीएस में आए, तो यहाँ आते ही पॉजिटिव हो गए थे या कुछ समय लगा था? समय लगा था सर मेरा। तो कहानी ऐसा है कि भगवान हमेशा मेरा एग्ज़ाम लेता है। एक्चुअल जब हम लोग एसलीपीएस वेलनेस में आए तो जो मेरी वहाँ की पुरानी टीम थी, उस पूरी टीम को हमने उठा के एक लेग में सेट कर दिया, और
मैं निस्वार्थ भाव से फिर लग गया, क्योंकि ऐसा लगा था कि वहाँ जो कमियां थी यहाँ सही हो गई हैं। तो काम करना शुरू किया, और शुरुआत के 3 महीने में मेरी कोई ग्रोथ ही नहीं हुई, ना मेरे चेक बन रहे थे, और जो मेरे लोग थे वो मुझे छोड़ नहीं रहे थे, क्योंकि मैं ही एकलौता माध्यम था उस समय लोगों के द्वारा। तो शुरुआत के 3 महीने में तो मतलब ऐसा काम कर करके ऐसा थक गया कि लगा यार यहाँ भी वही कहानी तो नहीं हो जाएगी दोबारा। अच्छा। वो सिचुएशन बनी थी। और मुझे अभी याद है, शायद सर आपको याद होगा नहीं होगा, मुझे याद है कि वाराणसी के अंदर जब आप आए थे तो मैं बड़ा परेशान होके बैठा था आपके साथ, और मैंने फिर ये बताया था कि मैंने इतनी बड़ी कैरियर आपके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए मैंने इतनी बड़ी कैरियर छोड़ दी, और यहाँ आने के बाद भी 3 महीने के अंदर कुछ खासे हुआ नहीं। 3 महीने की मेरी कमाई 500-1500 रुपये की थी। तो यहाँ जब कुछ अच्छा नहीं हो रहा था तो फिर मैं बैठा आपके पास, और वो एक दिन था सर कि मतलब मेरी आंखें खुली। एक्चुअल मुझे लगा कि मेरा इंडस्ट्री में जन्म आज हुआ है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जब पहले से बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, तो नई चीज़ों में कुछ कंडीशन जब खराब आती है तो इंसान कनेक्ट करता है पुरानी चीज़ों को, और एक डर जो होता है वो हावी होना शुरू हो जाता है। मेरे साथ ऐसा ही कुछ था, डर हावी होने लगा था, और ऐसा लगा कि यहाँ भी कुछ खासे होने वाला नहीं है। लेकिन आपके साथ बैठने के बाद मेरा 2 चीज़ तो क्लियर हो गया था। पहला कि हम जिस संस्था के साथ काम कर रहे हैं वो संस्था कभी गलत नहीं हो सकती, और दूसरी चीज़ एक जो आपने बताया था कि बेटा कैरियर बनाने के लिए तुझे खुद ही लड़ना पड़ेगा, और अगर तू एक लेग का सिस्टम डेवलप किया दूसरा भी तुझे करना पड़ेगा। जो हमारी तरफ से होना चाहिए वो है, बाकी तुझे अंदर से जोर लगाना पड़ेगा। मुझे आज भी याद है, मैंने आपको ये कहा था कि सबसे बड़ी मूर्खता तो आपने ये की कि एक बेकार प्लेटफॉर्म के चक्कर में आपने एमबीबीएस छोड़ी। हाँ जी, और मुझे बड़ा अच्छा लगा था सर वो चीज़ जो आपने। कि आपको अपनी डिग्री नहीं छोड़नी चाहिए थी, चाहे कोई आगे कितना ही मोटिवेट कर रहा था। मैंने ये बोला। मेरे 5 साल के करियर में सर पहले आप ऐसे इंसान थे जिन्होंने मुझे ये शब्द बोला था, नहीं तो बाकी लोग तो बोलते थे कि आ जाओ सब ठीक हो जाएगा। दूसरा मैंने ये बोला था कि अभी भी आप एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, एजुकेटेड हो, टॉपर रहे हो, अभी भी ट्रेन छूटी नहीं है, जाके पढ़ाई करो। अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं है, बात कंपनी की है तो कंपनी ऐसे चलेगी, ऐसे रहेगी। ये मेरे वर्ड से ही मेरे कमिटमेंट है, और मैं कौन हूँ या क्या हूँ वो पुराने लोगों से पूछ सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें खुद पे सेल्फ बिलीव नहीं है अमित जी, तो आज दोबारा भी अच्छी चले जो मैंने बोला मुझे आज भी याद। जी जी सर। और वही एक दौर था सर कि फिर मैंने जो पॉजिटिव होकर काम करना शुरू किया, फिर मैं कभी निगेटिव नहीं हुआ, फिर मैंने पलट के नहीं देखा, फिर मैं आंखें बंद करके, वो बोलते हैं घोड़े के साइड से लगा कर जो आगे बढ़ता है, वो सिचुएशन मैंने अपनी क्रिएट करी। इंटरेस्टिंग स्टोरी। हाँ। अमित सर, जब आप यहाँ आए 5 साल के बाद स्लीपिस वेलनेस में, तो जो पुरानी कंपनी की सारी टीम आ गई थी या नहीं आई थी, या कुछ लोग रह गए थे? मेरी सर सारी टीम आ गई थी। एक्चुअल मेरा क्या था कि चूँकि मैंने वहाँ जब काम किया तो बड़ा दिल से काम किया मैंने सर, डायरेक्ट सेलिंग में आज तक कभी अधमने ढंग से काम नहीं किया। तो वहाँ मेरी पूरी टीम मेरी सुनती थी। हाँ, जब हम लोग डिसीजन बना रहे थे तो कुछ ऐसे लोग थे जो थोड़ा छटपटा रहे थे, क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हम लोग सर जब बैठे सर के साथ, और रात को 3 बजे तक हमारा प्लान चला, और कोई इधर भाग रहा है कोई इधर भाग रहा है, फिर हमने पकड़ पकड़ के एक एक को समझाया और सबको बताया, भाई देख, कैरियर तुम लोगों ने मुझे देख के लगाया ना, तुमने कंपनी देखा है ना हेड ऑफिस देखा है। और मैं आज भी खड़ा हूँ, कैरियर हमें डायरेक्ट सेलिंग में बनाना था, और डायरेक्ट सेलिंग छोड़ के हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। फिर काफ़ी देर समझाने के बाद फिर मेरी सारी टीम आई, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई छूट गया, सारे लोग आ गए थे सुबह में। तो यहाँ पर आने के बाद सफलता में देर लगी या फटाक से आ गई? यहाँ आने के बाद भी सर काफ़ी स्ट्रगल रहे। वो बोलते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको अपने कोटे का मेहनत तो करना ही पड़ता है। तो सर, तो हमें ऐसा लगा कि हमारा जो कोटा था वो पूरा नहीं हुआ था मेहनत का। यहाँ भी सर काफ़ी स्ट्रगल रही, और मैं तो बोलना चाहूँगा कि करीब 1 साल, मतलब 5 साल का वो स्ट्रगल और 1 साल यहाँ, 6 साल का भयंकर स्ट्रगल रहा यहाँ भी आने के बाद। यहाँ बस बस समय लगा। बट यहाँ नहीं, बस सर स्ट्रगल में मज़ा आ रहा था, फ़र्क ये था। अच्छा अमित, तो मुझे एक बात मैं बताना चाहूँगा। मुझे याद है कि आने के बाद एक डेढ़ डेढ़ साल, शायद 2 साल तक, फिर भी आप में कुछ किंतु परंतु था, हम्म। और यह सुनो चलता था, कई चीज़ों को लेके आप बात करते थे। तो कुछ 2 साल हो गए होंगे शायद, उसके बाद कोई बात हुई, और उसके बाद आज तक का वो दिन है कि ना कोई किंतु ना परंतु ना कोई नेगेटिव बात। और उसके बाद जो रॉकेट बनाया अपने बिजनेस को, जो तरक्की की, वो देखने लायक है।
क्या बदलाव हो गया था 2 साल बाद कि आज तक आपने फिर वो सब कुछ छोड़ दिया? जब मैं आया था सर तो मेरे दिमाग में ना कंडीशनल नेटवर्किंग चला गया था। कंडीशनल नेटवर्किंग मतलब एक लेग मैं चलाऊंगा, दूसरा लेग अपलाइन चलाएगा। अच्छा। मेरे अंदर एक्सपेक्टेशन बड़ी ओवर भर गई थी। मेरे अपलाइन को ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मैंने ये कर दिया तो अपलाइन को वो करना चाहिए। ये वाली सिचुएशन मेरे अंदर आई थी, मैं बड़ा इसका शिकार हुआ था। और जब जैसे बाहर में लोगों से मिलता था तो दो चार लोग और कुछ कुछ बोल देते थे। अब हम लोग उतने मैच्योर उस टाइम में थे नहीं, तो ये चीज़ें दिमाग में भर जाती थी। जैसे मेरे साथ क्या हुआ कि हम आए तो हमारी पूरी टीम एक साइड में आई, तो वो लेग मेरा बहुत अच्छा चल गया। SGO, SO, SO से। फिर जब आपसे मुलाकात हुई तो फिर हमने SGO यानी दूसरा लेग को चलाया, तो दूसरा लेग बहुत अच्छा चला गया। मैं SLPS में बन गया था डायमंड। और उस टाइम में ऐसा हुआ कि जो मेरी सबसे अच्छी लेग मानी जाती थी, यानी पुरानी जो मेरी टीम, वो पूरी धाराशायी हो गई। उसमें से कई बंदे इधर उधर भाग गए और जो टीम थी वो होपलेस हो गई, क्योंकि मैंने पूरा फोकस जो है इस साइड में उठा के डाल दिया था। तो मैं बड़ा परेशान हो गया, बोला यार मतलब मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। एक तक कि दूसरा जो खाता खुला इतनी लेट से खुला, और दूसरा चलने लगा तो ये जो पहला था उसमें ग्रहण लग गया। पहले शुरू में आपका पूरा टीम ग्रुप चला गया SO में, हाँ ऐसे में चला गया और तो फिर SGO में कुछ नहीं था। हाँ फिर SGO चला गया 200, 2000, 20,000 SP। हाँ और यहाँ आ रहे थे आपके 3,000 SP। यही कहानी थी ना? हाँ, वो घट गया सर, वो 2000 SP पे आ गई, 20 सेल पे आ गई थी। 2,000 SP आने लगी और उधर 20,000 हाँ, SP। उधर 200, 150, 200 आईडी पे जाने लगा था बिजनेस। तो उस टाइम में फिर लगा यार मतलब क्या गलती क्या हो रही है। अब अच्छा ये क्यों हुआ सर, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझे बाद में आपसे मुलाकात के बाद एनालाइज हुआ था। क्योंकि शुरुआत में हमें लगा कि जो SAO की टीम है वो मेरी है। तो दूसरे साइड में जब हमने चलाया तो हमने क्या किया, SAO के जो टीम थे हमने अपलाइन के टच में डालने की कोशिश करी। अब चूंकि जो टीम हमने बनाया है तो वो टीम को हमारी भाषा समझ में आती थी, हमारे अपलाइन की भाषा समझ में आती थी, बट वो कनेक्शन वो बन ही नहीं पाया जो मेरे साथ थी। और ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने ये किया। और जो इधर की टीम थी, इधर भी मैं अपलाइन की मदद लिया, बट इस टीम को भी मैंने हटा के रखा कि भाई इस टीम की जिम्मेवारी मैं ले लेता हूँ, उधर अपलाइन चलाएगा। और ये मेरा सबसे बड़ा मिस्टेक था, और ये मुझे बाद में रियलाइज हुआ। अब इसकी वजह से जब ये डाउन हो तो मेरे अंदर वो आने लगे, मुझे लगता था कि भाई अपलाइन ने रोल नहीं किया, जबकि ऐसा नहीं, अपलाइन 200 जा रही है इधर से, तो इधर से 20 जा रही है। मैं क्या करूँ सर? और उस समय सर आपको याद नहीं होगा शायद, जब मैं आपसे मिला तो मैंने बोला सर पहले मैंने SAO चलाया, और जब मैंने SGO चलाया तो मैंने मेहनत करके इसको 200 आईडी पे पहुंचा दिया। तो आपने मुझे बोला था कि ये बताइए SGO को 200 आईडी पे तू नहीं पहुंचाया है। तो मैंने बोला हाँ मैंने ही पहुंचाया। बोला तो फिर ये वाला तुझे क्यों नहीं लगता है तू उठा सकता है। मैं बोला सर ये अपलाइन को चलाना चाहिए था। फिर आपने बोला कि देख तेरे पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन तो ये है कि तू निगेटिव हो जा, आज के बाद काम छोड़ दे, तेरा कुछ नहीं होने वाला। दूसरा तू ये सोच ले कि ये दोनों तेरे हैं, चलाना तुझे ही है। तो फिर मैंने बोला सर जब मैं इधर छोड़ता हूँ ना तो ये भी डाउन हो जाता है। बोले कुछ नहीं होगा, 50-20 सेल नीचे आएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और वो मुझे विश्वास नहीं था ऐसा होगा, मुझे लगा था ख़त्म हो जाएगा। फिर आपने बताया कि थोड़ा डाउन होगा लेकिन तू एडजस्ट कर लेना। और उसके बाद सर जो कंडीशनल नेटवर्किंग लोग करते हैं वो मैं भी उसका शिकार हूँ। कंडीशनल नेटवर्किंग मैंने छोड़ा, मैंने अपलाइन के प्रति सच्ची समर्पण डाल दी। मुझे लगा अपलाइन जो करता है बढ़िया है और वो मेरे लिए उतना ही काफ़ी है, वो सोच मैंने डाला। और उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया दोनों साइड में। और मैं उसके बाद बता रहा हूँ सर, मेरी जो रफ्तार बनी इस बिज़नेस के अंदर, जो फास्ट मेरी स्पीड चली, उसके बाद मुझे खुद मज़ा आने लगा, खुद मुझे अच्छा लगने लगा। आप फिर निगेटिविटी कभी नहीं आई। 20 सेल से और 150 होने में मात्र 4-5 महीने हाँ लगे। 5 महीने के अंदर से 150 आईडी पे। 5 महीने लगे थे, मात्र 5 महीने। उसके बाद तो आपकी मतलब ये बात हर एक व्यक्ति को समझनी चाहिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो दोनों हमारी हो, हमारा कंट्रोल हो, हमारी मॉनिटरिंग हो, हमारी रिपोर्टिंग हो, हमारा दिया हुआ कल्चर वो फॉलो करे, हमारे दिए हुए संस्कार वो फॉलो करें, हमारे अनुसार वो लोग चलें, हम उन्हें मैनेज करें। अपलाइन के पास एक और लैग है, उधर देखेगा, मेरे पास तो ये दोनों लैग है, अपलाइन उधर भी मैनेज कर रहा है। और कमाल की बात सर, जब मैंने मतलब कंडीशनल डायरेक्ट सेलिंग छोड़ा तो मुझे ऐसा फील हुआ कि अपलाइन का जो रोल होना चाहिए और बढ़ गया। पहले क्या हमें लगता था कि अपलाइन का जो रोल हो रहा है कम हो रहा है, लेकिन जैसे मैंने एक्सेप्ट किया, मतलब समर्पित किया, मुझे ऐसा फील होने लगा कि यार अपलाइन का रोल तो अपने आप बढ़ गया। कई बार ऐसा मतलब कई लोगों के साथ होता है जो पकड़ के बैठे रहते हैं कि ये अपलाइन करेगा वो मैं करूँगा। इस कंडीशन में अपलाइन में डिप्रेशन में आके कम परफॉर्मेंस करने लगता है। और मुझे तो उसके बाद इतनी खुशी हुई, इतना अच्छा ग्रोथ हुआ सर आज आपके सामने।
अच्छा, आपके पास जो इतनी बड़ी अचीवमेंट्स हैं, आप रॉयल एम्बेसडर जैसे एक प्रेस्टिजियस रैंक पे पहुंचे, और कई करोड़ों में आपकी इनकम है, आज कई सारी आइडियाज पे आपकी कैपिंग है। इसमें जब भी आपके बारे में चर्चा होती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, मैं कह रहा हूँ, तो आपकी एजुकेशन सिस्टम को बहुत महत्व दिया जाता है कि आप जो कल्चर डेवलप किया है, जो एजुकेशन सिस्टम डेवलप किया है, जो यूनिक एजुकेशन सिस्टम बोला जाता है कि अमित दुबे जी ने अपनी टीम में बड़े अच्छे संस्कार और कल्चर और सिस्टम डेवलप किया है, तो थोड़ा अनुभव साझा करना चाहेंगे? ये सर मुझे बहुत पहले से ही समझ में आया था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में खुद हीरो बनने का बिजनेस नहीं है, अपने नीचे से लोगों को हीरो बनाने का बिजनेस है। हीरो बनाने का मतलब है कि हमें हमारे नीचे से लोगों को डेवलप करना पड़ेगा, अपने जैसा बनाना पड़ेगा। और उसका एकमात्र साधन मुझे समझ में आता था एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन पावर देता है लोगों को। अगर कोई भी इंसान एजुकेटेड है तो वो कॉन्फिडेंट रहेगा। तो मैंने शुरुआती दौर से ही इस पर बहुत काम किया। मतलब मैं ये कभी नहीं सोचने गया कि कोई ऊपर से ला के मेरी ट्रेनिंग करेगा, मीटिंग करेगा। आज डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को सक्सेसफुल होने के लिए लोगों के अंदर 3-4 क्वालिटी होना चाहिए। पहला प्लानर होना चाहिए, दूसरा उसको ट्रेनर होना चाहिए, तीसरा मोटिवेटर होना चाहिए, और चौथा एक अच्छा काउंसिलर होना चाहिए, मॉनिटरशिप उसको आनी चाहिए। तो मैंने कोशिश किया कि अगर ये चारों क्वालिटी मैं ही अपनी टीम को सिखा देता हूँ तो फिर मेरी टीम मेरी कॉपी बन जाएगी। और जब मेरी टीम मेरी कॉपी बन जाएगी तो मैं न होके भी कई जगह खड़ा रहूँगा। इसलिए सर मैंने शुरुआती दौर से ही एजुकेशन में बहुत फोकस किया। मतलब ये कह सकते हैं आपने पूरी टीम को अपनी भरा हुआ पेपर फोटो स्टेट करके दी। हाँ मैंने सर ये कोशिश किया, आप कितना हो पाया वो तो वो आप कहने लोग बताएं। कहावत है ना कि खाली पेपर की फोटो स्टेट करोगे तो खाली निकलेगा, और भरे हुए की करोगे तो भरा हुआ निकलेगा। हाँ तो आप एक भरा हुआ पेपर थे, खुद पहले एजुकेट किया खुद को, और फिर आपने एक एजुकेशन सिस्टम डेवलप कर दिया। जी। वही आज आपकी इतनी बड़ी अचीवमेंट का कारण है। सर, आज एसलीपीएस वेलनेस में सबसे ज़्यादा डायमंड्स लीडर आपके पास हैं, डायमंड लीडर्स एंड अबव। लग्जरी कार भी आप ही के ग्रुप में है, अचीवमेंट्स भी आप ही के ग्रुप में है, यंगस्टर्स भी सबसे ज़्यादा अचीवर आप ही के ग्रुप में है। ये सब कैसे, और उसका श्रेय किसे देते हैं आप? सर एसलीपीएस वेलनेस तो एक ऐसी संस्था जहाँ पे अचीवरों की लाइन लगी हुई है। हाँ, कुछ अच्छे ग्रुप को लीड करने का मुझे सौभाग्य मिला है। आज हमारी टीम में लगभग 120 से ज़्यादा लोग डायमंड हैं, और लगभग 80 से ज़्यादा लोग करोड़पति एंड एबव ग्रुप में हैं। अगर मैं इसका श्रेय किसी को देना चाहूँगा तो मैं बोलूँगा मेरा तो इसमें कोई रोल नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, अपलाइन से पूछो कैसे, करके देखो ऐसे, डाउनलाइन बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। मैंने सर हमेशा वही किया। मैंने हमेशा आप लोगों से सर गाइडलाइन लिया, अपने सीनियर लीडर्स से मैंने गाइडलाइन लिया, और जैसा बताया गया मैंने सिर्फ 100% फॉलो करवाया। आपको याद है कि मैं हर 4 महीने बाद सर आपके पास बैठता हूँ, और आप जो बोलते हैं, जो प्लानिंग लिख के देते हैं, मैं सेम हूबहू अपनी टीम में फॉलो करवाता हूँ, शुरू से ही। आज से नहीं, मतलब 2016 से हम लोग काम शुरू किए। 3 महीने बाद सर हमारी पहली मुलाकात थी, और करीब 6 महीना बाद ऑफिशियली मुझे आपके साथ कनेक्ट होने का मौका मिला। तो आपने जो आज तक मुझे गाइडलाइन दिया सर, मैंने वही किया। मेरे अपलाइन श्री कुमार सर, महिपाल सर ने मुझे जो बताया मैंने वही किया है। तो इसमें रोल हमारा नहीं है, हम तो मात्र एक नाम है। इसमें रोल हमारे ग्रेट अपलाइंस का है, और हमारी जो टीम है उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से फॉलो किया। जब जब ट्रेनिंग की बात थी वो लोग सामने आए, जब जब वर्किंग स्ट्रेटजी की बात थी जो हमने बना के दिया लोगों ने फॉलो किया। मैं तो भाई आपको एक बात बताता हूँ, मेरा 18 साल का इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। 18 साल में मैं एक पहला व्यक्तित्व ऐसा देख रहा हूँ इतनी कम उम्र का, क्योंकि आपकी अभी अंडर 30 एज है, जो इतने बड़े रैंक पे आने के बाद, इतना बड़ा अचीवर बनने के बाद, उसमें तनिक भी ईगो नहीं आया, घमंड नहीं आया। नहीं तो हमारे यहाँ पर ना, जो ओवर 35 उनको कभी घमंड नहीं आता, क्योंकि वो धक्के खा के आए हैं। लेकिन जो 20 से 28-30 साल के बच्चे तो ऐसे सोचते हैं कि इन्होंने पूरी कंपनी उठा रखी है, इन्होंने अप्लाई का सिस्टम चला रखा है, इनकी वजह से दुनिया चल रही है, और ये हट जाएंगे तो सब खत्म हो जाएगा। इस लेवल का घमंड आ जाता है। हमें बहुत काउंसलिंग करनी पड़ती है, बच्चा बच्चा बैठ के समझाना पड़ता है, बेटा ऐसे मत करो, तुमने नई उम्र में तरक्की प्राप्त कर ली है, बर्बाद हो जाओगे। आप अपने आप को कैसे इन चीज़ों से, नेगेटिव माहौल से, पॉलिटिक्स से, घमंड, मतलब जो इतनी नेगेटिव चीज़ें उस सबसे दूर कैसे रख पाते हो? घमंड सर उनको आता होगा जो धक्के नहीं खाए हैं। मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ सोचता हूँ कि अगर मेरे में बहुत कुछ होता तो 5 साल में धक्के क्यों खा रहा था। और मैं बोलता हूँ कि मैं अगर बहुत बेकार होता तो यहाँ 7-8 साल में इतनी बड़ी अचीवमेंट क्यों आई। हर चीज़ों का एक रोल होता है।
अगर हम लोग आज यहाँ पे बड़ी ग्रोथ किए हैं, इसमें सिर्फ मेरा रोल नहीं, और हम बोलते हैं कि हमारा तो रोल वो 10% का है। हाँ, यहाँ पे रोल किसने किया? अच्छे प्रोडक्ट ने किया, अच्छे पे आउट ने किया, अच्छी एजुकेशन सिस्टम ने किया, अपलाइनों की मेंटरशिप ने रोल करी। हमने तो 10% का काम किया। तो जब 90% काम कोई और कर रहा है, हम सिर्फ 10% अपना रोल कर रहे हैं, उसके बाद जब अचीवमेंट आ रही है, तो सर घमंड आने का तो सवाल ही नहीं है। इसलिए मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैंने बहुत बड़ा मतलब कुछ कर लिया है, क्योंकि पास्ट को जब मैं देखता हूँ तो मैं समझ में आ जाता है कि बेटा तू कुछ नहीं है। ये माहौल, ये इकोसिस्टम अच्छा बना, इसलिए कुछ हो गया। हाँ, उसमें जो अपना एक छोटा सा रोल हो तो सबको कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, लेकिन जो 90% काम है वो इकोसिस्टम ने किया, बाकी चीज़ों ने किया। तो सर मुझे नहीं लगता है कि इसमें फिर घमंड जैसी कोई बात आएगी। फ्यूचर में आएगा घमंड? सर कभी नहीं आएगा। ऐसे ही रहोगे? ऐसे ही रहेंगे। सर एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड आपके नाम है। मैं पूरे फिगर नहीं जानता, पर मैं इतना जानता हूँ, एक बार एक स्ट्रेटेजी बनी थी 10 के दम की, कि 10 के दम करेंगे 24 घंटे की। फिर लोगों ने 2 दिन के की, 1 घंटे की, कि भाई महीने में जितने भी लोग ज्वाइन होंगे उनको बुलाएंगे और एक रात एक दिन होटल में रखेंगे, उनको बेसिक ट्रेनिंग, थोड़ा मोटिवेशन, थोड़ा गाना बजाना करके उनको हमारे माहौल में डालने की कोशिश करेंगे। मतलब प्रॉपर पूरी ट्रेनिंग नहीं, पर एक 12 स्टेप ट्रेनिंग, थोड़ा प्लान, प्रेजेंटेशन, थोड़ा मोटिवेशन, थोड़ा हल्ला गुल्ला। और उससे क्या होगा कि जो नए नए लोग आए हैं ना, ज़्यादा लंबा हमसे दूर नहीं रहेंगे, हमसे चिपक जाएंगे। उसमें आपने 60 70 दिन 80 दिन, पता नहीं कितने दिन आप लगातार घर से बाहर रहे थे। 3 महीने से। वही पूछना चाह रहा हूँ। और आपने कई हजारों को खुद ट्रेनिंग, मतलब आपके पास उस टाइम पे बहुत सारी डाउनलाइन भी थी, अचीवर भी थी, पर खुद आपने पूरे 10 के दम के 24 घंटे के बैच निपटाए थे। क्या फिगर था सर? तो कितने दिन बाहर रहे थे? उस समय सर 2017 की ये बात है। मैं स्टार सफायर था और कंपनी में अनाउंस हुआ कि 10 कदम ट्रेनिंग करना है। तो अलग अलग ग्रुप की 10 कदम ट्रेनिंग चल रही थी। तो मेरे पास सर आपका कॉल आया, आपने बताया ऐसे ऐसे 10 कदम है, इसकी स्ट्रेटजी बनाओ और इस पे काम करना शुरू करो। और मुझे बड़ा हिट हुआ, क्योंकि वहाँ एक फार्मूला काम कर रहा था कि जब एक डायमंड का टैलेंट एक फ्रेशर में डाला जाए तो क्या ग्रोथ होगी, ये सोच के देखो। क्योंकि जनरली क्या होता है, एक डायमंड स्टार सफायर को सिखाता है तो 90% सिखाता है, स्टार सफायर उसके नीचे को सिखाता है तो 90%। तो नीचे जाते जाते 5 लेयर के बाद पता चलता है कि ओरिजिनल जो एजुकेशन है वो डाइट कर गया, मर गया। लेकिन इस ट्रेनिंग में ऐसा था कि सीनियर लीडर फ्रेशर्स को बेसिक काम सिखाएगा। तो ये चीज़ मुझे बड़ा अच्छा लगा था कि अगर मैं अपना डुप्लीकेट फ्रेशर को कर दूँ तो फिर कितना मज़ा आएगा। तो हमने एक फर्स्ट बैच बनाया था 30 लोगों का, जो मेरी की कोर 30 लोग थे, मैंने उसका एक बैच बनाया और मैंने फर्स्ट 10 कदम ट्रेनिंग लिया। और उस 10 कदम ट्रेनिंग के बाद मैंने लोगों से पूछा कैसा लगा। तो चूंकि जो मेरे परफॉर्मर थे, मैंने देखा उनमें बहुत सारी कमियां थी। उनको प्लान करने नहीं आता था, क्लोजिंग करना नहीं आता था, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना नहीं आता था। तो ये सब मैंने उनको जब तैयार किया तो मैंने बोला सोचो ये क्वालिटी नीचे में चली जाए तो कैसे रहेगी। सबने बोला बहुत अच्छा। फिर हमने सर 10 कदम के बैच करने शुरू किया और 200 200 250 के हमने बैच किए। 3 महीना मैं कंटिन्यूअस स्टार सफायर लेवल पे घर से बाहर रहा था। और करीब, मुझे डाटा एग्जैक्ट तो नहीं याद है, बट 5 से 6 हज़ार लोगों को हमने 10 कदम ट्रेनिंग से निकाला था। और उसका फ़ायदा ये हुआ सर, 3 महीने बाद जो मेरी सेल थी अबाउट टू कैपिंग, मतलब मेरा 120 140 आईडी का उस समय बिजनेस रहा होगा। लेकिन उसके बाद 300 400 आईडी का मेरा बिजनेस 3 महीने बाद। हाँ, 3 महीने बाद मैं स्टार सफायर से फटाफट डायमंड बन गया। नहीं, ये तो मैं भी मानता हूँ कि आप बेस्ट फॉलोअर हो, बेस्ट। जी जी सर। अच्छा, आपको वैसे कोई मिले या देखे या बात करे, बड़ा शांत सा स्वभाव है आपका, बहुत चुप चुप से रहते हो। मैंने तो मतलब, अगर आपको किसी ने ट्रेनिंग में ना देखा हो तो सोचेंगे हमें तो बोलता ही नहीं होगा। इतने शांत रहते हो, इतने एग्रेसिव तरीके से काम करते हो, ऐसे कैसे? एक्चुअल सर, मेरा जो शांत रहना है वो इसलिए है क्योंकि मैं एक बहुत अच्छा लर्नर हूँ। मेरी आदत है कि मैं कभी भी अपने से बड़ों के सामने ज़्यादा बोलता नहीं। सर आप लोगों ने भी वॉच किया होगा कि मैं जब भी आपके पास हूँ या शिव कुमार सर के पास या महिपाल सर के पास बैठा रहता हूँ तो मैं सीखता हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत कुछ अभी सीखने की ज़रूरत है। उम्र भी मेरी कम है, मेरा तजुर्बा भी कम है, तो मैं सीखता हूँ। और बोलते हैं कि अगर सीखना है तो शांत स्वभाव से माइंड ओपन करके बैठना बहुत ज़रूरी है। यही रीज़न है और कोई रीज़न नहीं है। तो मैं जब भी बैठता हूँ मैं शांत इसलिए रहता हूँ ताकि शांत रहेंगे तो हम सीखेंगे। आपको पता है आपसे बहुत लोग सीख रहे हैं। मैं अभी एक दिन यूट्यूब पे आपका चैनल देख रहा था, मुझे लगता है 4-5 लाख फॉलोअर्स वहाँ पर हैं। जी जी। इंस्टा पे आपके 4-5 लाख फॉलोअर्स है, फेसबुक पे मतलब 1.5 मिलियन के आसपास आपका सोशल मीडिया पे फॉलोअर है।
जो आपसे डायरेक्ट सेलिंग सीख रहा है, जी ये आपके लिए बहुत गर्व की बात है और इस इंडस्ट्री के लिए बहुत गर्व की बात है कि वो एक ऐसी पर्सनैलिटी से सीख रहे हैं जिस पर्सनैलिटी में ही अपने आप में कुछ खास बात ये तो सर आपने बनाया है। है। नहीं, रियली में, और मैं इस चीज़ को देख रहा हूँ और ये मुझे पता है कि एक दिन इस डायरेक्ट सेलिंग का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम 100% अमित दुबे सर के पास होगा। कोशिश यही रहेगी सर, इंसान अपने जीवन में वही करता है जिसकी उसको कमी महसूस हुई है। मैंने 4-5 साल इस चीज़ की बड़ी कमी महसूस करी कि मुझे कोई सिखाता, मुझे कोई बताता, बहुत कमी मुझे ऐसा लगा था। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने वो मिशन बनाया कि जो कमी मुझे डायरेक्ट सेलिंग करियर में मिली थी, वो कमी मेरे माध्यम से अगर कुछ लोगों की सही हो जाती है, पूर्ण हो जाती है, तो मेरे लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है। मैं इसलिए सर इसमें लगा रहता हूँ। फट्टे चक दिए पर आपने सिस्टम में, तो एजुकेशन में तो फट्टे चक दिए आपने। अमित सर, इतने बड़े रैंक में आने के बावजूद भी आज भी आप 28 दिन घर से बाहर रहते हो। आप सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर, एक रैंक है बहुत बड़ा, उससे 2 कदम पीछे हो। और बात करूं तो सेल्स आपकी खूब है, आईडीज सारी कैपिंग पे हैं, फिर 28 दिन घर से बाहर क्यों? रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर ये। जिम्मेदारी। जब शुरुआत में काम करता था तो मैंने डायरेक्ट सेलिंग शुरुआत में काम किया खुद की करियर बनाने के लिए, और जब मेरी करियर बनी तो आज जब मैं नीचे देखता हूँ तो मुझे अपने जैसे बहुत सारे लोग नीचे दिखाई देते हैं। और मुझे इस जिम्मेदारी का एहसास है कि जैसे इन लोगों ने मेरा तब साथ दिया जब मैं कुछ भी नहीं था। लोग मेरे कहने पर ट्रेनिंग में आए, मीटिंग में आए, सेल्स किया, बिजनेस डेवलप किया। तो आज मेरी ये नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है कि मैं तब तक काम करूं जब तक ये जो लोग हैं इनकी करियर में बन जाए। ये वजह है सर। मेरे घर में भी लोग बोलते हैं कि यार इतना पैसा कमाने के बाद तेरी पैसे की भूख नहीं मिटती है क्या? सही बात है, बोलते होंगे। अब मैं उनको कैसे समझाऊं कि ये जो आज काम कर रहा हूं ये पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। आज सर जो काम कर रही हैं वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं, जो लोगों के प्रति मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर वाले ने दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि आज अगर मेरे 1 घंटा कहीं टाइम देने से, मेरे 1 दिन की ट्रेनिंग कर देने से, मेरी किसी की काउंसलिंग कर देने से अगर किसी की ज़िंदगी बदल जाती है, तो मेरे लिए इस जन्म में इससे बहुत बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं हो सकता। इसीलिए सर मैं लगातार आज बाहर रहता हूँ, और आप सही बता रहे हैं सर, लगभग 30 दिन में 28 दिन मैं दिखाई देता हूँ बाहर। मैं कभी घर पे गया और 2 दिन मुझे अगर कोई बोल देना कि ऐसे तू पड़ा रह, तो मैं पागल हो जाऊंगा। ऐसी सिचुएशन ऐसी है। मुझे मजा अच्छा लगता है लोगों के बीच में जाना। पैशन बन गया हाँ, आपका। पैसन है सर। मैं मतलब लोगों से मिलना, ट्रेनिंग करना, मीटिंग करना, काउंसलिंग करना, प्लान करना, ये सब मुझे अच्छा लगता है। अच्छा, मैं एक बात बड़े गर्व से कह सकता हूँ इस प्लेटफॉर्म से कि एसलीपीएस वेलनेस के लीडर्स जितनी मेहनत, उनके जितना सेक्रीफाइस, उनके जितना मार्केट में सपोर्ट, गारंटी दे सकता हूँ इस वर्ल्ड में किसी कंपनी के लीडर अपनी टीम को नहीं पूछा रहे। एसलीपीएस के लीडर ये हैं जो करोड़ों करोड़ों कमा के भी 28 दिन बाहर रह रहे हैं। ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, इसके मेरे पास डाटा है। क्योंकि मैं देखता हूँ और कंपनियों में थोड़े से पैसे कमाने के बाद घर पे रेस्ट, आराम, पोजीशन, और हमारा लीडर, फिर मैं पूछता हूँ अपने पैसे, नहीं नहीं सर, लोगों के लिए। ये संस्कार आप लोगों में है, ये देख के बड़ा अच्छा महसूस होता है। ये संस्कार सर आप लोगों ने दिया है। आज जब हम लोग आपको देखते हैं दिन रात काम करते हुए, तो कई बार तो हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं। मैं खुद मोटिवेट होता हूँ। यार हमें तो सिर्फ सेल्स देखना है, आपको सर कंपनी देखना होता है, मैनेजमेंट देखना होता है, लाइजनिंग देखना होता है, सेल्स देखना होता है। जब आपको सर हम बाहर इस लेवल पे जाते हुए देखते हैं तो हमें लगता है मेरे 28 दिन तो कम है, 30 के 30 दिन भी रह जाए तो अपनी कम है। हमने ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म चुन लिया जहाँ सिर्फ हमारी भविष्य नहीं, आम जनता का भविष्य है। तो ये तो भगवान सबको बनाता है। भगत सिंह को शहीद होने के लिए बनाया था, महात्मा गांधी को आंदोलन करने के लिए बनाया था, बापू को। जी सरदार पटेल को जिम्मेदारी दी थी, अंबेडकर को संविधान कि आप संविधान लिखो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को, सरदार पटेल को कहा आप पूरी रियासत इकट्ठी करके एक नए हिंदुस्तान का निर्माण करो। जिम्मेदारी दी है शायद भगवान ने हम लोगों को, अब ये निभानी पड़ेगी। अब हमारी पर्सनल लाइफ खत्म हो चुकी है, अब लोगों के लिए जीना पड़ेगा। और हम लोग सर इसको मरते दम तक निभाएंगे। ये गॉड सोच ब्लेस, अंदर आ गई है। गॉड ब्लेस अस, गॉड ब्लेस एवरी एसलीपीएस डायरेक्ट सेलर। अच्छा, हमने तो भाई इस लेवल पे आने के बाद, इतना पैसा कमाने के बाद, जैसे मैं पहले ये पूछता हूँ कि आपकी कितनी आईडी कैपिंग पे? अभी सर 2 है। 2 कैपिंग पे प्रॉपर। रॉयल एम्बेसडर एक पे रैंक है, दूसरी पे, ब्लैक डायमंड। दूसरी पे ब्लैक डायमंड है। और आपके एक भाई भी हैं, उनकी भी कैपिंग है, अश्वनी दुबे। वो भी आप अपने छोटे भाई को भी धंधे में ले आए, उनको भी आपने इतना ट्रेंड किया। और ये बहुत बड़ी बात है कि आपका भाई आया और सीधा कैपिंग पे पहुंचा दिया।
और आपने उसे बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया, भी मुझे पता है आप जाते भी नहीं उसकी टीम मीटिंगों में। तो ये भी एजुकेशन सिस्टम का ही कमाल है आपके, कि आपने ऐसा एजुकेट कर दिया कि एक और अमित दुबे मार्केट में छोड़ दिया, जितने बहुत सारे तो आपने छोड़ ही रखे। 3 3 आईटी पे कैप, इतनी बड़ी अचीवमेंट्स। इसके बावजूद मैंने देखा है कि जब भी कोई, क्योंकि देखो होता क्या, हमारा एक नेचर है कि जब पैसा और पावर आती है तो लोग पॉलिटिक्स करने लगते हैं, इसकी उधर उसकी इधर, कभी इसकी बुराई कभी उसकी भलाई, कभी उसके बारे में गलत, कभी अपलाइन के बारे में गलत, कभी डाउनलाइन के बारे में गलत, कभी कंपनी गलत, कभी सिस्टम गलत, वो अच्छा है वो बुरा है, इन चीज़ों में फंस जाते हैं। मैंने देखा है, मैं बहुत नज़दीकी से लोगों को वॉच करता हूँ, लोगों को लगता होगा संजय को कुछ नहीं पता, प्रैक्टिकल में सबको वॉच करता हूँ। मैंने देखा कहीं से चुपके से निकल जाते हो, कहीं नेगेटिव बातें होती है, कहीं पॉलिटिक्स होती है, सिर्फ अपने काम से काम, अपने काम से काम। ये एक शिक्षा कहाँ से मिली आपको कि भाई इतने बड़े लेवल पे आने के बाद इन चीज़ों में फंस गए तो बना बनाया नेट खत्म हो जाता है? एक्चुअल सर मैंने कहीं पढ़ा था कि 3 तरह की पावर होती है, मनी पावर, मैन पावर और माइंड पावर। ऊपर वाले के आशीर्वाद से हमारे पास तीनों है। माइंड पावर भी परमात्मा ने दिया माँ सरस्वती के आशीर्वाद से, मनी पावर एसलीपीएस वेलनेस ने दिया और मैन पावर भी एसलीपीएस वेलनेस ने दिया। और जब भी किसी इंसान के अंदर पावर आती है तो बोलते हैं पावर ही पॉलिटिक्स को जन्म देता है। लेकिन मेरा ये पिछले 11 साल का एक्सपीरियंस रहा, मैंने देखा है कि आज तक डायरेक्ट सेलिंग के अंदर जिन लोगों ने भी पॉलिटिक्स किया वो ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं हो पाए। मैंने पिछली संस्था में भी देखा कि बड़े बड़े लीडर जिनकी मतलब 20-20 लाख लोगों की नेटवर्क थी, उनकी टीमों में जिस दिन पॉलिटिक्स शुरू हुई पूरी टीम खत्म हो गई, मर गए लोग। अच्छा, मुझे इस चीज़ से एक सीख मिली कि जब लोग मरे तो उस बंदे का तो लॉस हुआ ही हुआ, जो 2 अपलाइन डाउनलाइन लड़े उनका तो लॉस हुआ ही हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा लॉस उन बच्चों का हो गया जो उनके नीचे थे। और ये मतलब मेरे माइंड में सर इम्पैक्ट करके बैठा हुआ है, क्योंकि हम अपनी ईगो की वजह से अपना करियर ख़राब कर सकते हैं, अपना नुकसान कर सकते हैं, लेकिन हमें ऊपर वाला कोई हक नहीं देता कि हम नीचे वाले की करियर ख़राब करें। तो जब जो चीज़ हमारे डाउनलाइन की करियर ख़राब कर सकती, उस चीज़ को हम अपने ऊपर क्यों हावी होने दें। इसीलिए सर मैं इन चीज़ों से बड़ा दूर रहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि खुद को इंगेज रखो, अपने काम से काम मतलब रखो। दुनिया में अच्छे बोलने वाले लोग भी हैं, बुरे बोलने वाले लोग भी हैं। अच्छा, मैं सुन सबका लेता हूँ सर, ऐसा नहीं मैं सुनता सबकी हूँ। जो अच्छा बोलता है उसका भी सुनता हूँ, जो बुरा बोलता है उसका भी सुनता हूँ, फिर मैं वहाँ से वो निकाल लेता हूँ मेरे लिए क्या अच्छा है। जो अच्छा। जो मुझे लगता है वो मेरे लिए अच्छा है मैं उसको रिसीव करता हूँ, बाकी मैं छोड़ देता हूँ। और ये चीज़ सर मैंने अपनी टीम के अंदर भी सिखाया है। मैं अपनी टीम को आज भी बोलता हूँ, जो मेरे सीनियर लीडर हैं, कि ना हम अपनी डाउनलाइन में या अपनी टीम में पॉलिटिक्स होने देंगे और ना ही पॉलिटिक्स करेंगे। अगर कोई कोशिश भी करता है तो मैं उसको तुरंत खंडित करता हूँ, हाँ, बच्चे हैं क्योंकि लोगों का करियर खराब हो रहा है सर। हमारे सीनियर लीडर, अब हमने तो कमा लिया जो कमाना था, लेकिन हमारी इन हरकतों की वजह से, और मैं बोलता हूँ सर ये घटिया हरकत है, क्योंकि जब हम कुछ नहीं थे तभी संस्था, तब उन लोगों ने हमारा साथ दिया, और जब आप हम कुछ हो गए हैं तो फिर कैसा ये ईगो है, ये कैसा रुतबा दिखाने वाली बात। तो ये मेरे अनुसार तो होना ही नहीं चाहिए हमारे इंडस्ट्री के अंदर। और जो लोग करते हैं मैं उनको भी बोलता हूँ कि उस क्षण को याद कर लो जब आप कुछ भी नहीं थे, तो शायद अपने आप ये चीज़ें सही हो जाए। ट्रेनिंग नहीं है डायरेक्ट सेलिंग की, पॉजिटिव डाउनवर्ड्स, नेगेटिव अपवर्ड्स। बिल्कुल। हकीकत में जितने भी लोग यहाँ सफल हैं वो वही है जिन्होंने कभी नेगेटिविटी अपनी टीम में ना बातें की, ना फैलाई, ना किसी की बुराई की, ना किसी के बारे में गलत किया, नेगेटिव बातें ऊपर की और पॉजिटिव बातें नीचे की। तो ये यही कारण है आपकी सक्सेस का, मैं आज आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपके यहाँ पॉजिटिव डाउनवर्ड्स है और नेगेटिव बातें अपवर्ड्स। अगर कुछ हो भी जाता है तो आप मुझे फ़ोन करते हो, अपलाइन को फ़ोन करते हो कि सर ये हो गया, ऐसा हो गया, कंपनी ने ये कर दिया, कंपनी ने ऐसा कर दिया, कंपनी ने उसके साथ ये कर दिया, ये नहीं होना चाहिए था। लेकिन नीचे आप सब पॉजिटिव देते हो, और यही कारण है आज आप कितनी बड़ी ग्रोथ कर। हम लोग सर किसी भी मुद्दे को कभी इशू नहीं बनाते, और मेरी आदत रही है, चाहे कंपनी से रिलेटेड कोई भी मुद्दा हो, चाहे टीम से रिलेटेड कोई भी मुद्दा हो, हमें लगता है कि उसको तुम सुनो, समझो और सॉल्व करो। और अगर जो लगता है कि भाई ये तुम्हारे लेवल का नहीं है, तुम सॉल्व नहीं कर सकते, अपलाइन को दे दो। फिर वो ऊपर रिफ्लेक्ट करके रिलैक्स हो जाओ, ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए। मैंने यही किया है पिछले 8 साढ़े 8 साल मुझे एसलीपीएस में हो गया, 8.5 साल के करियर में सर मैंने यही किया। अच्छा, 100% आपको कोई स्ट्रेटेजी बताई जाती है तो आप 100 बहुत अच्छे लर्नर हो, उसे इम्प्लीमेंट करते ही करते हो। और मान लो अपलाइन नहीं पता ना भी करो तो अपलाइन क्या कर लेगा, कभी मन नहीं करता छोड़ना यार, अपलाइन को बोलने थे मुझे नहीं करना, बिल्कुल। मैं अपने हिसाब से चलूँ, अब तो मैं रॉयल एम्बेसडर बन चुका हूँ। नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ें हमारे अपलाइन ने बताई वो मेरे और मेरी टीम के लिए बताई है।
तो उसको हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर हम फॉलो नहीं भी करते तो अपलाइन का क्या लॉस है इसमें। अगर हम फॉलो करेंगे तो हमारी ग्रोथ होगी, अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारी जो ग्रोथ है उसमें कहीं ना कहीं बाधा आएगी। तो मैं तो उसको कभी भी डिनाई नहीं करता, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे सीनियर हैं, जो हमें समझा रहे हैं, उनके पास अलग लेवल की नॉलेज है। यहाँ पे सर ये ना फॉलो करने वाली हैबिट क्यों होती है लोगों के अंदर? क्योंकि लोगों के अंदर एक रैंक के बाद एक झूठा ईगो आ जाता है कि मुझे तो सब कुछ आता है। अब मुझे, मेरे अंदर क्या है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ना अभी 20 करोड़ की नॉलेज है, मैं ये समझा सकता हूँ, ये जानता हूँ कि 20 करोड़ कैसे कमाने हैं। लेकिन सर आपने बताया 100 करोड़ का चेक, अब अगर 100 करोड़ हमें कमाना है तो मुझे वो सीखना पड़ेगा जो मैं नहीं जानता। अब वो कौन बताता है? वो बताते हैं हमारे सीनियर, हमारे अपलाइन। अगर हम फॉलो ना करें तो हम 100 करोड़ तक पहुँच ही नहीं सकते। इसलिए सर मैं कभी भी नहीं करूँगा या अपने अनुसार करूँगा, इसके बारे में मैं सोचता ही नहीं। बात बिल्कुल सही है। मुझे भी 1.0 में 1000 करोड़ तक की नॉलेज थी, रियल बता रहा हूँ। जी लोगों को लगता होगा संजीव सर बहुत बड़े ब्रिलियंट है, इतनी बड़ी कंपनी बना दी, 1000 करोड़ की कंपनी बना दी। प्रैक्टिकली मुझे 1000 करोड़ तक की ही कंपनी की नॉलेज थी। 1000 से 10,000 कैसे होता है वो मैं अब ले रहा हूँ, वो मैं अब सीख रहा हूँ। और इसलिए डेवलपर 2.0 मैंने बोला है कि भैया जितना मुझे आता था वो तो हो चुका, अब जो नहीं आता वो पकड़ के 2.0 में चलेंगे। ना वो प्रोडक्ट चेंज होंगे, पैकिंग चेंज होगी, डिज़ाइन चेंज, अब दुनिया देखेगी। तो हकीकत में भी हम हकीकत में जब तक इस धरती पे हमारा आखिरी सांस है तब तक हम लर्नर ही रहते हैं। हमें दो जी याद रखना, लास्ट तक सीखते रहेंगे। तो हमें सर इतनी बड़ी टीम है, बहुत सारी आपस में अपलाइन डाउनलाइन के झगड़े होते होंगे, नेगेटिव होते होंगे, कभी कोई नेगेटिव हो गया, कभी ये लीडर नेगेटिव हो गया, कभी कोई पॉलिटिक्स हो गई, कभी किसी ने झंडा खड़ा कर दिया, अब मैं नहीं करूंगा। इतनी बड़ी टीम है, इतने सारे करोड़पति डायमंड लीडर्स, कैसे संभालते हो? इसके लिए सर बहुत ज़रूरी है, और ये मतलब एक बहुत बड़ी लेसन है सीनियर लीडरों के लिए। इसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, सबसे पहले टीम को अपना मानिए। जब टीम को हम अपना मानेंगे ना तो उनकी प्रॉब्लम को हम अपना मानने लगते हैं। मेरी आदत है सर, मेरी कोई भी टीम में झगड़ा करती है, मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि मेरी टीम में झगड़े नहीं होते या लोग अंदर से एक दूसरे के प्रति फूट नहीं आती, नाराज़ नहीं होते, सब होते हैं। और मैं तो बोलता हूँ सीनियर लेवल के लोग होते हैं, लेकिन मेरे पास जब भी आते हैं मैं पहले ये समझने की कोशिश करता हूँ कि ये जो काउज है, ये जो रीज़न इसके अंदर क्यों आया। और मैं बहुत पेशेंसफुली लोगों की बातों को सुनता हूँ, पेशेंस के साथ सुनता हूँ, एनालाइज करता हूँ, और उचित अनुचित का एक लोगों को मैं जो रिस्पॉन्स होना चाहिए वो रिस्पॉन्स देता हूँ। और एक और ख़ास बात है, मैं कभी रिफ्लेक्ट नहीं करता, क्योंकि मामला बिगड़ता तब है जब कोई डाउनलाइन अपनी प्रॉब्लम लेकर आए और हमने रिफ्लेक्शन मार दिया। रिएक्ट कर, हाँ, रिएक्ट करने से वो क्या बिगड़ जाता वो है, भी नेगेटिव रिएक्शन। वो बिगड़ जाता है बिल्कुल। तो मैं निगेटिव रिएक्शन उस टाइम पे मैं होल्ड करके रखता हूँ। और मुझे मणिपाल सर की एक बात बहुत अच्छी लगती है। सर बोलते हैं कि कुछ चीज़ें समय के अनुसार छोड़ दो। जैसे कोई प्रॉब्लम आई सामने, अब ये आपको लगता है सॉल्व नहीं हो सकता, नहीं, बस इसको टाल दो आप कुछ दिन के लिए। समय कुछ चीज़ें सही कर देती है। तो मैं कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती है जिसको मैं टाल देता हूँ घुमा के। कुछ दिन बाद वही लीडर जो आज एक बहुत बड़ा इशू लेके खड़ा था वो बोलता है सर तो कुछ था ही नहीं। इससे सर सॉल्व हो जाती है हमारी प्रॉब्लम। होता है ना, आदमी को जैसे एंगर आता है तो कुछ मिनट कुछ समय के लिए आता है, फिर 2 दिन बाद वही बंदा शांत हो जाता है। हाँ, ये चीज़ें सर काफ़ी काम आती है। रिफ्लेक्ट करने के बाद मामला गड़बड़ हो जाता है। घर पे भी अगर वाइफ ज़्यादा चिल्ला रही हो तो हस्बैंड चुप हो जाए तो झगड़ा नहीं होता। ये तो दोनों में गुत्तम गुत्ता हो जाते हैं। हमारा एक्टिव रिएक्शन है कहीं ना कहीं नेगेटिविटी और झगड़ों को जन्म दे। जी जी। अच्छा, अभी जैसे इतनी बड़ी अचीवमेंट, इतनी बड़ी लीडरशिप और इतने लोग अचीव आपके एक डिसीजन की वजह से हो गई, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है सर। और मतलब जब पलट के देखते हैं आज 2012-13 की जो चीज़ें, जो स्ट्रगल था उस टाइम को देखते हैं तो आज बड़ा सुकून होता है। और मैं तो परमात्मा को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेहनत करने के बाद ये जीवन हमारे लाइफ में दिया, और इतने लोगों की जीवन में बदलाव करने की एक वजह बना, ये बहुत बड़ी चीज़ है सर। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि जीवन सार्थक हो गया। मैं सुकून से ज़िंदगी जी रहा हूँ सर, इन चीज़ों की वजह से। मजा आ रहा है? हाँ, मज़ा आ रहा है। अच्छा, पहली कौन सी अचीवमेंट थी डायरेक्ट सेलिंग में से सबसे ज़्यादा खुशी दी थी आपको? मेरी सर सबसे पहली अचीवमेंट थी सन 2017 में, जब मैंने गाड़ी खरीदी, कौन सी? होंडा सिटी। अच्छा। और मैं सर छोटी गाड़ी लेने वाला था, और आप आए थे, आपने बताया कि बेटा लेना है तो अच्छी गाड़ी ले। मैंने बोला कौन सी? तो होंडा सिटी। अच्छा, होंडा सिटी इसलिए भी लिया क्योंकि डॉक्टरों की कार होती है होंडा सिटी। पहली बार मैं 2017 में घर गया, और जब मैं गाड़ी लेके गया तो सबने बोला भाई डॉक्टर बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया होगा, इसीलिए होंडा सिटी गाड़ी लेके आया है। फर्स्ट टाइम मैंने अपनी फैमिली को बताया था कि मैं MBBS 4 साल पहले क्विट करके नॉर्मल एजुकेशन किया हूँ,
क्या रिएक्शन था? वो गाड़ी सर मैं लेके आया हूँ सर। क्या है, जब सफलता आ जाती है ना जीवन में, तो परिवार की निगेटिविटी अपने आप मर जाती है। फिर भी थोड़ा बहुत तो दिया होगा रिएक्शन पापा ने। पिताजी तो बहुत शॉक्ड थे, बट चूंकि अचीवमेंट उस समय इतनी अच्छी आने लगी थी कि मेरी अचीवमेंट मतलब उनके छोटी चीज़ों पे पर्दा डाल देती थी। गरीबी सर एक ऐसी चीज़ होती है ना कि गरीबी में इंसान सिर्फ एक चीज़ ढूंढता है कि ज़रूरतें पूरे होने का रास्ता कहाँ से आ जाए, और वो रास्ता कैसे भी आए। वो चूंकि हमने यहाँ से हासिल कर लिया था 1 साल के अंदर, तो 2017 में जब हासिल करके गया तो फिर कोई बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि डंडे से कोई मुझे ढूंढ रहा हो, ऐसी चीज़ें नहीं हुई। परिवार खुश था, लोग खुश थे, क्योंकि अपने ख़ानदान की सबसे बड़ी गाड़ी, और मतलब उस समय 24 साल की उम्र रही हमारी, 24 साल की उम्र में मैं इतनी बड़ी गाड़ी लेके बैठा था, तो बहुत एक अलग माहौल बन गया था सर। मुझे वो चीज़ सबसे अच्छी लगी थी। मेरी माँ जब थाली लेके आई गाड़ी की पूजा करने, तो मतलब आंखों से आंसू आ गए, भाई ये जीवन तो डायरेक्ट सेलिंग दे सकता था। क्योंकि पहली अचीवमेंट है ना, पहला प्यार, पहला प्यार भुलाया नहीं जाता, पहली अचीवमेंट कभी भुलाई नहीं जाती। बिल्कुल। वो हमेशा कहीं ना कहीं याद आती है, और स्वीट मेमोरी सबसे बेस्ट स्वीट मेमोरी होती है हमारी, जो जिंदगी में हमने पहली बार जिस चीज़ के लिए सर आप तरस रहे हो, और वो चीज़ जब मिलती है ना, तो और मज़ा आता है। क्योंकि इस अचीवमेंट के लिए मैं 6 साल इंतज़ार किया था स्ट्रगल के साथ, फिर वो जब आया तो फिर बहुत खुशी हुई उस समय। अमित दुबे सर, ऐसी कौन सी 5 खूबियाँ आपको लगता है आपके अंदर है जो सबसे आपको अलग बनाती हैं, और जिनको फॉलो करके आप यहाँ पहुँचे? सर हमारे अंदर अलग खूबियाँ तो नहीं है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की जो 5 चीज़ें हैं जो हमें बताया जाता था, वो हमने अपने अंदर लाया है। सबसे पहली चीज़ होती है बिलीव। मैंने ये चीज़ फील किया है कि जब हम 100% बिलीव के साथ इस काम को करना शुरू किए, तो काम में मतलब गजब का रिजल्ट आया। तो मुझे 100% मतलब 100% विश्वास है हमारी संस्था के ऊपर, हमारे अपलाइन के ऊपर, हमारा प्रोडक्ट के ऊपर 100% विश्वास है। मतलब अगर 5,000 लोग एक तरफ खड़ा होकर बोले कि नहीं ये जी गलत है, तो मैं इकलौता ऐसा हूँ जो खड़ा होकर बोल सकता हूँ नहीं ये सही है। उस लेवल का विश्वास मेरे अंदर रहा है। दूसरी चीज़ है, कोई भी काम डेवलप करने के लिए पेशेंस चाहिए। तो ऐसा नहीं कि रातों रात कुछ भी हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत मेहनत कर रहे होते हैं और रिजल्ट अच्छी नहीं आती, और कई बार ऐसा होता है कि कम मेहनत से अच्छी रिजल्ट आती है। अब वो कब आएगा सिचुएशन, जब हम पेशेंस के साथ लगे रहेंगे। क्योंकि रातों रात ज़िंदगी नहीं बदलती है, ज़िंदगी बदलने में टाइम लगता है, और जब तक जीवन ना बदल जाए तब तक के लिए पेशेंस चाहिए। वो पेशेंस मैंने महसूस किया है कि जब तक रहेगा तभी काम होगा। बोलते हैं सबके मेहनत का कोटा है, अब कितने दिन में वो कोटा भरेगा, ये बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ कंसिस्टेंसी, मतलब लगातार काम करना। आप 6 साल से लगे हैं, लेकिन 6 साल में अगर आपने 6 महीना काम किया तो कोई मतलब नहीं बनता है। रोज़ कीजिए, लगातार कीजिए, दिन रात रोज़ लगातार अगर काम होगा तो कुछ भी हो सकता है। करत करत अभ्यास ते जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो हम कितने भी बेवकूफ़ हैं, हमें इंडस्ट्री का कोई नॉलेज नहीं है, कुछ भी हम नहीं जानते हैं, लेकिन अगर लगातार लगे रहे, लगातार काम करते रहे, तो इंडस्ट्री की नॉलेज भी आ जाएगी, काम भी सीख जाएंगे, और सक्सेस भी बड़े आराम से यहाँ पे आना शुरू हो जाता है। और चौथी चीज़ है पॉजिटिव एटीट्यूड। काम करना है तो पॉजिटिविटी के साथ। मतलब मेरे अनुसार तो 2 ही डिसीजन होता है, या तो काम करो या तो मत करो। ये जो बीच बीच वाले लोग होते हैं, कई लोग बोलते हैं 1 साल करके देखता हूँ, हुआ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। तो मैं बोलता हूँ मत कर, उससे बढ़िया। सही बात है, कुछ क्यों? और कर ले। हाँ, कुछ और फिर करना ही नहीं है। अगर डाउट है तो मत कीजिए, और अगर दिमाग में 100% पॉजिटिविटी है कि नहीं काम करना है, तो 100% पॉजिटिविटी के साथ आप लगातार काम कीजिए, सक्सेस आएगी, और इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है, कहीं कोई डाउट नहीं है। और इस इंडस्ट्री के लिए जो सबसे खास चीज़ है सर, जो मेरे अंदर है, अपलाइन के प्रति समर्पण। एक बार जिस इंसान को आप मान लो ना कि ये इंसान मेरी ज़िंदगी बदलेगा, फिर समर्पित हो जाओ। फिर अगर लगे कि वो गला काट रहा है ना, तो मैं बोलता हूँ गला कटवा दो, भगवान शंकर जैसा दोबारा जिंदा कर देगा। ये बहुत ज़रूरी। ये 5 चीज़ें मैंने इस इंडस्ट्री के अंदर अपने व्यक्तित्व के अंदर इन 5 चीज़ों को ढाला है, और मुझे इसका काफ़ी फ़ायदा मिला। और बोल सकते हैं कि अगर इतनी बड़ी सक्सेस आई है तो इनमें 5 चीज़ों का बहुत बड़ा रोल है। इन्हीं के साथ सर मैं तो काम किया। अमित दुबे जी, जैसे आपने रोज करो, लगातार करो, पॉजिटिव रहो, इसका ना खड़े रहो, डटे रहो भाई। जिंदगी में कब क्या बदल जाए, कब क्या हो जाए, किसी को मालूम नहीं। कोई एक कहावत है ना, व्हेन यू गेट बिग ब्रेक इन योर लाइफ यू डोंट नो। तो खेलते रहो, खेलते रहो, कब सिक्स लगेगा जिंदगी का, कब बॉल आपके अनुसार आएगी, कब बॉलर आपके अनुसार आएगा, कब ग्राउंड आपके अनुसार होगा, कब पिच भी आपके अनुसार होगी, पता नहीं जिंदगी कब बदल जाए।
बिल्कुल। और रही बात अपलाइन के प्रति समर्पित, तो अपलाइन के प्रति समर्पण होता है पॉजिटिविटी। कि जब एक व्यक्ति किसी को कुछ मान लेता है और उसको फॉलो करता है तो व्यक्ति नेगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जब जब वो नेगेटिव होगा या कुछ ऐसा लगेगा तो एक व्यक्ति होगा जो उसको सुनेगा और जो उसको सॉल्यूशन देगा। तो बड़ी गजब की आपके अंदर ये क्वालिटी है, मुझे भी पता चल गई आज, मैं भी इन्हें फॉलो करूँगा। अच्छा ये बताइए, नया डार्क सेलर आया, अचानक से फ्रेशर इंडस्ट्री में आया, कोई एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी कंपनी का, उसको आते ही कौन से 5 बदलाव करने चाहिए? कोई भी सर अगर डायरेक्ट सेलर हमारे साथ नया आता है तो हम लोग उनको एक प्रोसेस में डालते हैं। अब वो प्रोसेस क्या है? सबसे पहला चीज़ है उसको प्लान करने आना चाहिए। एक तो इनिशियल स्टेज पे शुरुआती दौर में क्या होता है, अपलाइन साथ में जाके प्लान करते हैं, बट वो फ्यूचर नहीं है। फ्यूचर बनाना है तो जितना जल्दी हो सके आप उस संस्था के प्लान को सीख जाइए। आपके पास प्रोडक्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। 2, प्लान की डिलीवरी सिस्टम जो आपके अंदर है वो पूरा परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है। तीसरी चीज़, जल्दी जल्दी आप ट्रेनिंग सिस्टम के साथ अटैच होइए, क्योंकि ट्रेनिंग सिस्टम अटैच होने के बाद बहुत सारी नॉलेज धीरे धीरे आनी शुरू हो जाती है। प्रैक्टिकल नॉलेज, मेंटल जो एजुकेशन होती है, मेंटल ठहराव कैसे होता है, ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में आनी शुरू हो जाती है। ठीक है। ये 2 चीज़ें हैं, पहला प्लानर एक अच्छा बन जाए, दूसरा ट्रेनिंग के सिस्टम के साथ वो अटैच हो जाए, और तीसरा चीज़ जिसको उसने मेंटर बनाया, किसी को भी ABCD कोई भी मेंटर हो सकता है जो भी अपलाइन है, उसकी गाइडलाइन वो प्रॉपर काम करता है। शुरुआती दौर में सर इतना ही बहुत होता है, क्योंकि समुद्र के किनारे खड़ा होने से गहराई का पता नहीं चलता है, वो स्टेप बाय स्टेप पता चलता है। तो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, फिर ट्रेनर बनेगा, फिर टीम बनेगी, टीम हैंडलिंग बनेगी। हाँ, इसमें सबसे खास बात क्या है, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर उसको काम करना चाहिए। अच्छा, वो कैसे? एक सक्सेसफुल नेटवर्कर वही है जो अच्छा नेटवर्कर हो। मतलब उसकी ड्रेस कोड अच्छी हो जानी चाहिए, उसका बोलने का तरीका वो बदलाव होनी चाहिए। सेल्फ ग्रूमिंग। हाँ, सेल्फ डेवलपमेंट सर बहुत ज़रूरी है। उसके लिए ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स, कुछ किताबें पढ़नी आपने पड़े। बताया कि कोई भी नया डायरेक्ट सेलर आता है, प्लान देना सीखे, प्रोडक्ट की नॉलेज ले, ट्रेनिंग सिस्टम से जुड़ जाए, अपलाइन जो लेके आया उसको फॉलो करे, उसकी सारी बात माने और सेल्फ ग्रूमिंग करे, सेल्फ ग्रो करें, तो क्या फिर उसे सक्सेस मिल जाएगी? फिर उसको सक्सेस मिल ये जाए। बात अमित दुबे जी एक बहुत सक्सेसफुल व्यक्ति कह रहे हैं, तो 100% मिलेगी। जी जी। अमित सर, यहाँ भी लाखों लोग आते हैं, वैसे तो आपने देखा होगा, आप कोई फंक्शन करो तो फुल मोटिवेट, कोई ट्रेनिंग करो फुल मोटिवेट, और वो बातें करेंगे, सर अप करके दिखाएंगे, और जो कि ज़रूरत भी है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में ज़्यादातर लोग आते हैं मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास, उनकी नीड्स भी हैं, उन्हें सक्सेस चाहिए भी, उन्हें पैसा भी चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ महीने टिकते भी हैं, कुछ रैंक भी कर लेते हैं फिर भी छोड़ देते हैं, कुछ लोग थोड़ा बड़ा रैंक कर लेते हैं फिर भी छोड़ देते हैं। तो ये ऐसा क्या होता है उनके साथ? ऐसे कौन से कारण बनते होंगे कि पैसे जैसे मैं था तो मेरे को ना पहला चेक आया था 900 रुपये का, तो मैंने उसी में अपनी तकदीर देख ली थी, यार जब 900 आ सकते हैं तो 90 लाख भी आ सकते हैं, और यहाँ लोगों को 50,000 भी आ जाते हैं, 15 भी, 20 भी, लाख भी, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख तक। चलो आप छोड़ देते हैं, वो इंडस्ट्री निकल जाते हैं। आपके अनुसार क्या कारण होना बनते हैं? सर इसका सबसे बड़ा कारण लोगों के अंदर बिजनेस एटीट्यूड का डेवलप ना हो पाना। अब दुनिया के हर बिजनेस में जब कोई इंसान आता है तो उसको फाइनेंस मैनेज करना आना चाहिए। हमारे यहाँ मैंने फील किया कि जस्ट उल्टा है। दुनिया का हर व्यापारी जब धंधा करता है तो अपने धंधे की कमाई का 40 से 50% पैसा री इन्वेस्ट करता है, यानी अपने बिजनेस के डेवलपमेंट में करता है। हमने यहाँ क्या देखा कि जब एक डायरेक्ट सेलर हमारे यहाँ आता है और वो पैसे कमाता है तो वो क्या करता है, 100% कमाई उठा के घर परिवार में डाल देता है। मैंने एक चीज़ महसूस किया, जब लोग डायरेक्ट सेलिंग में नहीं हैं तो 20,000 में उनकी परिवार चलती है, लेकिन यहाँ जब 1 लाख रुपए कमाने लगते हैं तो 50,000 1 लाख रुपए उठा के पूरे परिवार को दे देते हैं। सही बात। अब सीधी सी फंडा है कि अगर हमने 1 लाख रुपए कमाया और हमने बिजनेस में 0 इन्वेस्ट किया तो फिर बिजनेस चलेगा कहाँ से? खत्म हो जाएगा। जैसे सर अभी आप बता रहे थे बड़े बड़े रैंक के लोग छोड़ के क्यों जा रहे हैं, और ये मतलब मेरा सर पर्सनल 11 साल का तजुर्बा है, और मैंने तो हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे रैंक पे जाने के बाद भी स्लो हुए हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ही यही मैंने देखा कि लोग अपने फाइनेंस को नहीं मैनेज कर पाते, बड़े लेवल पे पैसा आता गया फेंकते चले गए। अच्छा, शुरुआती दौर में क्या होता है कि जैसे मैं हूँ तो मेरे अपलाइन को मेरे बिजनेस की ज़रूरत होती है, तो अपलाइन साथ में जोर लगाते जाता है तो बिजनेस निकल जाता है। लेकिन अगर मेरे अंदर बिजनेस एटीट्यूड नहीं आया तो मैंने तो वो डेवलपमेंट किया नहीं ना जो मुझे करना चाहिए था। अब एक दौर के बाद अपलाइन को मेरे बिजनेस की ज़रूरत होती है, वो ख़त्म हो जाती है, अपलाइन कहीं और जोर लगाता है, तो जो मेरी आदत थी वो गड़बड़ हो गई। तो मैं बिजनेस में जोर लगाने के लिए जो फाइनेंस था उसको जब प्रॉपर मैनेज नहीं किया तो मैं ग्राउंड में नहीं जाऊँगा, मैं लोगों से मिलूंगा नहीं, मैं ट्रेनिंग मीटिंग नहीं करूँगा,
धीरे धीरे फिर बिजनेस जो यहाँ टॉप लेवल पे पहुंचा 40-50 हज़ार की चेक पे था, वो धीरे धीरे स्लो हो जाता है। इसका मैंने एक सोल्यूशन बताया, जो सर मैं चाहूँगा कि हाँ, आज लोगों को बताया जाए। दुनिया में बोला जाता है 6 बकेट फार्मूला आपको अपनाना चाहिए। आप अगर डायरेक्ट सेलिंग में भी हैं, आप जो भी कमा रहे हैं, तो आज के बाद ये फार्मूला आप अपना दीजिए, आपकी डायरेक्ट सेलिंग करियर कभी खराब नहीं हो सकती। सबसे पहली चीज़, आप जितना भी पैसा कमाते हैं, आप 6 अकाउंट खोल लीजिए, 40% पैसा बिजनेस एक्सपेंस में डाल दीजिए। यानी 10,000 की चेक आई तो 4,000 रुपये आप उठा के अपने बिजनेस अकाउंट में डालिए, जहाँ से आपकी टूर, ट्रेवल्स, जाना आना और बिजनेस से रिलेटेड जो भी एक्सपेंस है आप उसको मैनेज कीजिए। कब तक? जब तक आप एटलीस्ट कैपिंग अचीवर नहीं हो जाते हैं, तब तक ये काम करना ही पड़ेगा। क्योंकि एक दौर आता है कि धंधा हमसे मांगता है, और फिर एक दौर आता है कि धंधा कम मांगता है, पैसा ज़्यादा देता है। तो तब तक जब तक हमारा बिजनेस स्टेबल ना आ जाए, यानी हमारे यहाँ अगर देखें तो कैपिंग अचीवर, फैमिली के ऊपर आप 20 से 25% का पैसा इन्वेस्ट कीजिए। यानी अगर हम 1 लाख रुपए कमा रहे हैं तो परिवार को बताना है कि भैया 25,000 में जिंदगी चलाओ। डायरेक्ट सेलर यही गलती करते हैं, परिवार को 1 लाख में जिंदगी चलाओ वाली आदत दे दे रहे हैं, तो उनके पास कुछ बचता नहीं, बिजनेस चलाने के लिए खत्म। बिजनेस चलाने के लिए पैसा बचा नहीं। तीसरी चीज जो डायरेक्ट सेलर को तोड़ रहा है आज के समय में, डायरेक्ट सेलर के पास कुछ भी सेविंग अपनी नहीं होती। तो मैं बोलता हूँ 10% पैसा आप सेव कर लो, उससे क्या 10,000 कमा रहे, 1,000 रुपये हमने सेव कर लिया, तो उससे क्या इन फ्यूचर अगर बिजनेस में कभी कोई प्रॉब्लम आई तो वो सेविंग उठा के आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर देंगे। 10% आप अपनी हेल्थ के लिए रखिए, क्योंकि कई जगह मैंने ऐसा भी देखा, सब कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन उस घर में एकाएक किसी की प्रॉब्लम आई, 4-5 लाख रुपए खर्च हो गया, वो टूट जाता है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हमने प्री प्लान नहीं किया। तो पहला 40% पैसा हमने बिजनेस में डाल दिया, 20 to 25% पैसा हमने परिवार के लिए दे दिया, 10% पैसा हमने सेविंग में डाला, 10% पैसा हमने मेडिक्लेम के लिए दिया। 85%। हाँ, अब 10% पैसा सर देते हैं एजुकेशन के लिए। ये बहुत ज़रूरी है, सेल्फ डेवलपमेंट, जैसे ट्रेनिंग्स होता है, मीटिंग्स होता है, तो उसमें जाने के लिए हमें पैसे चाहिए, किताबें खरीदनी है, तो 10% पैसा एजुकेशन पे बचा। 5% पैसा, वो 5% पैसा होना चाहिए डोनेशन के लिए, क्योंकि वो बहुत बड़ी ताकत है जो लोग करते नहीं है, लेकिन करना चाहिए। मैं बोलता 100 रुपये कमा रहे हो तो आप 1 रुपया ही डोनेट करो, लेकिन करो जरूर। इसे कहेंगे हम 6 बकेट रूल टू कैट सक्सेस। यस। और